इंडियंस वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, हम कार्बिटेरियन होते हैं। कोरियन होगा, सिंगापुर होगा, दे विल ऑलवेज ईट प्रोटीन इन अ प्लेट, कार्ब इन अ बोल। इंडियन प्लेट पे कार्ब डालता है और प्रोटीन बोल में डालता है। हम कहते हैं 25% ऑफ योर प्लेट शुड बी कार्बोहाइड्रेट। नाउ मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एवरी ग्राम ऑफ प्रोटीन यू डोंट ईट इज अ ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू विल ईट। ओबेसिटी हार्मोनल इश्यू भी है। बॉडी में स्टोरेज हार्मोन एक ही है, वो है इंसुलिन। एंड सर्वे ये कहता है कि 95% फीमेल्स जो है वो अपने लुक्स को मिरर में देखकर कोसती है। आई थिंक वजन काटे से ज्यादा मिरर के सामने खड़ा रहना है। पैकेट में डाल के दे दूंगा तो आप खा लोगे, वही आपको फिश खाने को बोला मुझे। इट इज अ पैराडॉक्स, पता है क्या? तो हमें ये बहुत फनी लगता है कि इतना और लाइन लगी है दवाई खाने को, प्रोटीन खाने को, कितना कन्विंस करो। कितना फियर है। भारत कभी माल न्यूट्रिशन में बहुत आगे था, आज ओबेसिटी में टॉप 5 है इन द वर्ल्ड, विच इज़ शॉकिंग। WHO के मुताबिक ओबेसिटी एक बहुत बड़ा ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है और आज के ज़माने में आई थिंक आप कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी देखोगे, डॉक्टर या आपके कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट आपको कहेंगे पहले वज़न कम करके आओ। तो ये पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है वेट लॉस, फैट लॉस, सही तरह से सस्टेनेबल फैट लॉस कैसे करना, उसके ऊपर आपके बहुत सारे मिथ टूटने वाले हैं। क्योंकि आज का पॉडकास्ट में जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है डॉक्टर मल्हार गानला। एक ऐसे इंसान हैं कि जो हज़ारों लोगों को हेल्प कर चुके हैं, ना सिर्फ वज़न कम करने के लिए सही तरह से, बट बहुत सारी लाइफस्टाइल कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ को भी नेचुरली रिवर्स करने में उन्होंने हेल्प करी है। ही इज़ द को फाउंडर एंड CIO इन फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़। एक बहुत बड़ा मिशन वो रन कर रहे हैं जहां उन्होंने मास्टर्स किया है न्यूजीलैंड से, पुणे बेस्ड है। ही समबडी की जो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, आज लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हमेशा के लिए फ्रीडम पाना डायबिटीज़ और ओबेसिटी से। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मैं चाहती हूँ ये पूरा पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखा। आई एम 100% श्योर कि अगर आपने एंड तक इसे देख लिया ना, आपके मन में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहने वाले हैं, आपके मन में कोई सवाल नहीं रहने वाले हैं। बहुत क्लियर कट सल्यूशन आपको मिलेगा। इसे ज़रूर अपने आसपास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, प्यार जताइए बाय शेयरिंग समथिंग वैल्यूएबल लाइक दिस पॉडकास्ट। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप ज़रूर फिट भारत को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर सैटरडे 7 बजे शाम को आप इसे देख सके। Spotify, एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी आप ज़रूर इसे सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्हारा, आपने टाइम निकाला। हाउ डू यू फील? मैं तो शॉक में हूँ। Frankly, I am really in shock. आपका ये सब काम देख के, और it's amazing. थैंक यू मीन्स अ लॉट। WHO के मुताबिक ओबेसिटी आज बहुत बड़ा ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है। आपके हिसाब से हम कहाँ गलत जा रहे हैं? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ अस? आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग, इट्स जस्ट थोड़ा सा जितना हम कन्वीनियंस लाइफस्टाइल में जाएंगे। एक्सरसाइज एक इंटेंशनल एक्टिविटी बन रहा है अभी, पहले अनइंटेंशनल होता था और लोग काम के लेवल पे ही एक्सरसाइज और एक्टिविटी हो जाती थी। अभी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी हैव बिकम अ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इकोनॉमी, तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज ये एक डे टू डे में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, खाना वही रहा है, सो उसके कारण थोड़ा सा वेट गेन 20-25% दिख रहा है। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ बस वो अमेरिकन ब्रांड्स आ गए या सडनली कुछ बदला है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एक कन्वीनियंस इकोनॉमी के कारण ह्यूमन रेस का थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी जो बढ़ चुका है उसकी वजह से मूवमेंट कम हुआ है, वो मेजर फैक्टर आपको लगता है? ओके। वज़न कम करना आसान है? बिकॉज मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है दुनिया का बहुत ही आसान काम है वज़न कम करना, इन द राइट वे। नॉट कि आप बीमार हो जाओ वज़न कम कर लो, बट लोगों के लिए क्यों इतना चैलेंजिंग लगता है? एंड अकॉर्डिंग टू यू क्या वो सही में ईजी है? ईजी तो है ही नहीं, बट देखो जितना टाइम लगा वज़न बढ़ाने में, 30-40 साल लग जाते हैं, कभी कभी 20 साल 15 साल। लोग कम करने महीने में और दिन में देखते हैं, विच इज़ द मिस्टेक। आप अपने आप को 10-15% टाइम दे दो, जितना टाइम लगा था बढ़ाने में, तो आराम से कम हो जाता है। पर लोग इसको एक गूगल मैप की तरह 90 kgs to 60 kgs का पॉइंट A to पॉइंट B लगा के कोई एक शॉर्टकट ढूंढते हैं,
इसलिए वो नहीं हो पाता, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है. सो ये शॉर्टकट की जो दुनिया है ये थोड़ा सा बंद करना है. हमें गोल्स रीसेट करने हैं. Okay. हमें करना है फैट लॉस, हम करते हैं वेट लॉस. क्या फ़र्क है अगर आसान भाषा में समझाएं? वेट एसेंशियली पूरा बॉडी का जो वजन है उसको आप 90 to 60 लाने की कोशिश कर रहे हो. सिर्फ जब आप फैट लॉस करोगे तो यस एक 3:1 रेशियो में मसल और फैट दोनों का लॉस होता है, बट ये मसल रीगेन आ जाता है. सो जो सपोज मेरा 90 to 60 करना है तो 90 to 80 पहले मेरा लॉस होगा, फिर 80 to 70 पे आके रुक जाएगा. कभी कभी 90 to 60 भी आ जाएगा, पर वो 10 किलो जो वापस आता है जब आप एक्टिव हो जाते हो वो मसल गेन होता है. पर लोग अटैच हो जाते हैं नंबर से. ये जो 20 किलो फैट आपने लूज किया जो स्टमक पे था, बैक पे था, आर्म्स लूज, ये होता है फैट लॉस, वो हेल्दी है. पर ये जो 10 किलो जो हमें रीगेन करना है वो मसल गेन है. तो हमें ये फर्क जानना है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू लूज वेट, हमें सिर्फ फैट लॉस करना है. एंड आई थिंक ओबेसिटी जो है वो सिर्फ ओवर फैट का प्रॉब्लम नहीं, अंडर मसल का भी प्रॉब्लम है. ये लोग शायद नहीं समझते कि उनको मसल को बढ़ाने के ऊपर या रिटेन करने के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. मसल देखो थोड़ा सा इंट्रामस्कुलर जो फैट रहता है, मसल मास जो हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा तो कम होएगा जब आप ओवरऑल वेट लॉस करोगे. पर वो रीगेन जब होता है बेसिकली इट इज़ लिंक टू एक्टिविटी. तो आप एक्टिव नहीं रहोगे तो बॉडी बोलेगा क्यों मसल बनाना. तो मसल ये एक बहुत एक्सपेंसिव टिश्यू है, हाई मेंटेनेंस टिश्यू है बॉडी के लिए. बॉडी को नहीं चाहिए मसल, फैट आसान होता है. और इंडियंस में वैसे भी थोड़ा फैट स्टोरेज की टेंडेंसी ज़्यादा है, मसल कम. बट जितना आप एक्टिव रहोगे उतना बॉडी मसल मेंटेन रखेगा. सो एंड ऑफ द डे डाइट एक वेट के लिए रेलेवेंट है, पर अगर मसल मेंटेन रखना है तो एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लोग डाइट पे ही प्रेशर डालते हैं कि मैं प्रोटीन खाऊंगा मेरा मसल बनेगा. नहीं बनता है, वही प्रोटीन से फैट भी बन जाता है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अभी इंडिया में ये न्यू ट्रेंड्स है, पिछले 20 साल से एवरेज इंडियन का वेट एक 10-15 किलो से बढ़ रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन का और 10-15 किलो. पर ये जो बढ़ रहा है ये सब फैट बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली. हमें बढ़ाना है मसल. एब्सोल्युटली. आई थिंक अगर आपको कोई टॉप 3 बेस्ट तरीके बताने हो कि अगर आपको वेट लॉस करना है, सही तरह से फैट लॉस करना है, तो नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, ऐसा कुछ है? नंबर 1 फॉर मी हमेशा होगा घर में तेल कंजम्पशन. बिकॉज कैलोरी डेंसिटी जो तेल में आ जाती है खाने में, सो वो आदमी थोड़ा कॉन्शियसली, अभी एक लोग बोलते हैं अंडा खाते हैं, वही अंडे को आप बॉईल करोगे तो प्योर एग्स के कैलोरी आ जाते हैं. उसी को फ्राई करोगे तो और 100-150 कैलोरी. उसी को डीप फ्राई की तरह खाओगे तो ही 400-450. सो द सेम आइटम में आप कैसे बनाते हो उसी से एक कैलोरी डेंसिटी बन जाता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कुकिंग में फर्स्ट ऑलवेज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑयल. सेकेंड मैं कहूँगा हमारा ओवर डिपेंडेंस ऑन कार्बोहाइड्रेट. आप उस पे आए उससे पहले ऑयल में एक दो सवाल है. कितना ऑयल एक दिन में आइडियली होना चाहिए? क्योंकि लोगों को तो लगता है मैं तो कम ऑयल में ही खाना खाता हूँ. हाँ, पर अभी देखो विजिबल ऑयल है जो दिखता है तरी की तरह, जो फ्लोट होता है. एक होता है इनविजिबल जो अभी लोग लगाते हैं चपाती पे. ये सब ठीक है बच्चों के लिए. टिपिकली आदमी 1 ग्राम या 1 ml पर kg इतना परसेंट फैट ठीक है दिन में. पर ये डबल होते जाता है कभी कभी. जब आप बाहर खाना खाने जाते हो दिखता ही नहीं ना ऑयल. उसमें मास्किंग एजेंट्स इतने ब्यूटीफुल. अभी आप पनीर बटर मसाला मंगाओ, उसमें ना बटर दिखता है ना ऑयल. सो एंड ऑफ द डे यू कांट क्वांटिफाई कि इसमें कितना था. करेक्ट. बट आप लॉजिकली देखोगे, जब किसी को पूछोगे उसमें क्रीम भी होता है. सो जो कैलोरी डेंस फूड होता है हमें थोड़ा सा केयरफुली इनटेक करने की आदत डालनी है. गॉट इट. थोड़ा सा उसमें कोई है पर्टिकुलर कि ये वाला ऑयल तो बिल्कुल यूज़ ना कीजिए और ये यूज़ कीजिए? देखो ये अभी आप इंस्टाग्राम फॉलो करोगे तो 500 चीज़ें हैं. फाइनली ऑलिव ऑयल से, सीड ऑयल से, कोल्ड प्रेस से, इज नो एंड टू इट. राइस ब्रांड. फाइनली ऑयल इज ऑयल. सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह अंदर जाके ग्लूकोज ही बनना है, तो इसको अंदर जाके इट इज़ अ फैट मॉलिक्यूल. तो एंड ऑफ द डे हमें उसको सेंसिबली इनटेक करना है. जो भी ऑयल है 50 ml तक बॉडी हैंडल करेगा. उसके ऊपर कोई भी ऑयल न्यूसेंस वैल्यू, अगेन वो दूसरा भी होता है, ये ऑयल का हीटिंग पॉइंट कितना है. देयर इज नो एंड टू साइंस. बट प्रैक्टिकल जिंदगी में आप सिर्फ क्वांटिटी चेक कर सकते हो. हम ऑफ कोर्स कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सजेस्ट करते हैं, बट दैट डजंट मीन
हर दुनिया में जाओगे, हर कंट्री में अलग ऑयल है। Correct. So, ऐसा कुछ नहीं है, सही बात है। सेकंड आप बता रहे थे सोल्यूशन रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, नॉट रिफाइंड, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट। ओवरऑल ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट। इंडियंस वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, हम कार्बिटेरियन होते हैं। कार्ब्स के बिना नींद नहीं आती। इतना सारा राइस, अभी आप साउथ ईस्ट एशिया जाओगे, वो कार्बोहाइड्रेट बोल में खाते हैं, प्रोटीन प्लेट में डालते हैं। उनका सबसे बड़ा सर्विंग प्लेट में, कोरियन होगा, सिंगापुर होगा, दे विल ऑलवेज ईट प्रोटीन इन अ प्लेट, कार्ब इन अ बोल। इंडियन प्लेट पे कार्ब डालता है और प्रोटीन बोल में डालता है। ये एक बहुत सिंपल सा चीज़ है जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है इन टर्म्स ऑफ वेट गेन। मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं कोई भी 5 स्टार में जाता हूँ, मैं कहता हूँ बोल है, पर हम क्या करेंगे, बोल में दाल डालेंगे और प्लेट पे राइस का ऐसे एक माउंटेन बनाएंगे, फिर उसमें एक खड्डा बनाएंगे, फिर उसमें दाल डालेंगे, फिर उस पर घी डालेंगे। सो देयर इज नो एंड टू दिस, यू नो। सी ये कब शुरू हुआ? 1950s में 1 बिलियन लोग को खाना खिलाना था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन करना पड़ा। वी हैड टू ग्रो व्हीट, राइस, लो कॉस्ट, 1 रुपी 50 रुपीज़ अ केजी करके इतने लोगों को खिलाना था। इसलिए ये फूड्स हाईली सब्सिडाइज्ड एंड लार्ज वॉल्यूम। आज क्या हुआ है, वही एफ्लुएंट क्लास जो हो गया है, प्रोटीन भी खरीद रहा है, ऑयल भी खरीद रहा है, पर वो कार्ब्स की आदत छूटी नहीं। इसका मतलब कार्ब्स आर नॉट गुड ऐसा नहीं है। जितना प्रोटीन और फैट बढ़ा है, उतने मात्रा में एटलीस्ट कार्ब थोड़ा कम होना चाहिए। हम कहते हैं 25% ऑफ योर प्लेट शुड बी कार्बोहाइड्रेट नाउ। 25%, यानी 1/4 हिस्सा आपका कार्ब्स होना चाहिए। सो सैलेड, सब्जी, दाल और राइस। परफेक्ट। तो ये 25% कर लिया तो ऑटोमेटिकली कार्ब कंट्रोल हो गया। करेक्ट। और 50% इन अ वे वेजिटेबल्स हो गए, फाइबर हो गया। हाँ, फाइबर वेजिटेबल प्लस सैलेड इज फाइबर। उससे पेट से, उसको सूडो कार्ब कहते हैं। द बॉडी ट्रीट्स इट लाइक कार्ब्स, बट बिकॉज उसमें एनर्जी नहीं है, as long as the vegetable is not cooked in too much oil. करेक्ट, कैलोरीज नहीं है ज़्यादा, हाँ, बट लॉन्ग टर्म एनर्जी आपको डेफिनेटली वो देता है। वाह, ब्यूटीफुल। सो वो हुआ सेकंड। पहला था ऑयल का इंटेक कम, सेकंड है कार्ब्स का ओवरऑल इंटेक कम, रिफाइंड और होल ग्रेन डज नॉट मैटर, बट उसका इंटेक कम करना है। तीसरा क्या होगा? थर्ड इज लो प्रोटीन। ये तीनों डाइटरी मैं बोल रहा हूँ। लो प्रोटीन इज अ प्रॉब्लम, और इज अ प्रॉब्लम क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एवरी ग्राम ऑफ प्रोटीन यू डोंट ईट is a gram of carbohydrate you will eat. Wow, lovely. अगर मेरा रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी या 0.8 ग्राम, अगर मैं एक्टिव हो तो 1.2 ग्राम्स पर केजी, बट 60, 70, 80 ग्राम तक पहुंचने के लिए वेजिटेरियन इंडियन को बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वो गैप फुलफिल करने को नहीं तो कार्ब्स को डीप फ्राई करता है, नहीं तो वो कार्बोहाइड्रेट खाता है, पर वो प्रोटीन कम पड़ता है। नहीं है, देखो सोया, टोफू, पनीर रोज नहीं खा पाते लोग, बोरिंग हो जाता है। कितने ड्राई फ्रूट खाओगे, यू नो। सो प्रोटीन पाउडर में इतना मिथ्स फैला हुआ है, सो लोग कभी कभी प्रोटीन पाउडर खाते नहीं, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ 20-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन इंडियन डाइट में, और वो कॉम्पनसेट करते हैं कार्ब से। यही एक 100, 200, 300 कैलोरी का ही डेफिसिट है, पर महीने भर में वो 4, 5, 6 हज़ार कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स आ जाते हैं। वही एक्स्ट्रा इंसुलिन, वही वेट गेन, और 5 साल में देखा तो 10 किलो बढ़ गए। इसका मतलब नहीं कि प्रोटीन से वेट गेन नहीं होता, प्रोटीन से सटाइटी भी आता है। करेक्ट। तो आदमी वापस कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता। वी आर नॉट सेइंग प्रोटीन कार्ब दोनों में 1-1, 4 कैलोरी पर ग्राम ही है। ऐसे नहीं कि प्रोटीन में एनर्जी नहीं है, पर प्रोटीन का रोल बहुत अलग है। इट इज फॉर मसल वेयर एंड टेयर, कार्ब इज फॉर एनर्जी। तो हम ये एनर्जी सरप्लस जो खा रहे हैं, सो ये तीनों है, ऑयल, सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट, थर्ड इज लेस प्रोटीन। ये डाइटरी फैक्टर हो गए। ऑफ कोर्स देयर आर इनफ एक्सरसाइज फैक्टर्स। और क्या होंगे? आपने डाइटरी फैक्टर्स 3 बताया, आई थिंक एब्सोल्युटली बैंग ऑन। और ये तीनों में से कोई एक भी शुरू कर देगा तो भी उसको वेट लॉस सही मिलना शुरू होगा। हर एक से 5% फैट लॉस होता है। जब इंडियन फैमिली में हमने देखे, इतने फैमिलीज में जब ऑयल कम किया 5% फैट लॉस हो, सबका हो जाता है। इमीडिएटली थोड़ा सा कार्ब कंट्रोल 25% कर लिया, 5% फैट लॉस। प्रोटीन बढ़ाया, मसल की मात्रा बढ़ने लगती है, बॉडी का शेप आ जाता है। सो ये 3 डाइटरी हो गए। एक्सरसाइज इज नंबर 1। इंडियंस का थोड़ा एक्टिविटी लेवल कम हो गया है। अगर ये वॉच काउंटर स्टेप्स डाल दिए लोगों के हाथ पे, इन जनरल जो ऑफिस लाइफ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ 9 to 6, आई डोंट थिंक उनका 3000 स्टेप के ऊपर होता होगा। विच डज नॉट मीन टू से कि स्टेप काउंटिंग से कुछ होगा, पर डाइवर्स ट्रेनिंग जो होता है जिसमें थोड़ा ताकत, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा स्टैमिना। इंडियंस में स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी 3 नहीं होते। वी आर वेरी मोनो डिमेंशनल। मैं योगा करता हूँ,
मैं वॉकिंग करता हूँ और मैं वो एक ही चीज़ करूँगा, तो ये जो Correct. एक यूनिडिमेंशनल लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में कि मैं यही करूँगा और इसी से मैं, और मेरे दादाजी भी यही करते थे। अरे पर दादाजी 75 के बाद ये करते थे, आप 25 पे ये कर रहे हो। दादाजी का वज़न था 60 किलो, आपका वज़न है 90 किलो। तो ये जो एक और उनका ज़माना, एनवायरनमेंट अलग था। और वहाँ पे वो लेबर करते थे, वो हाँ। डोर टू डोर सेल्स करते थे या जो भी वो करते, सारा दिन ऑन द मूव होते थे, टू व्हीलर पे या जो भी। हमारा दिन भर ऑफिस, लैपटॉप, वी आर आईटी इकोनॉमी। करेक्ट। हम यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट्स बिना मूव किए कर सकते हैं, और अभी विद द कन्वीनियंस एप्स कुछ भी आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सो एक्टिविटी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। दैट इज़ द एक्सरसाइज। एक है यूनिडिमेंशनल एक्सरसाइज, मैं सिर्फ ये करूँगा। सेकेंड इज ओवरऑल एक्टिविटी, Multi-dimensional. जीरो। तो ये दो एक्सरसाइज रिलेटेड फैक्ट। थर्ड ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेस। और मेरा पर्सनल बिलीफ है कि द लार्जेस्ट थिंग इज पेरेंटल। हमारा जो अपब्रिंगिंग है ना, हम बेसिकली पेरेंट प्लीजर्स है। पेरेंट प्लीजर्स है कि एक उम्र तक हम बस माँ बाप को खुश करने में लगे, हम कुछ भी करेंगे कि माँ बाप बस हमसे खुश रहे, फिर बीवी खुश रहे। वी आर ऑलवेज प्लीजिंग पीपल, और ये कल्चरली एक बहुत डेंजरस चीज़ है। उससे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आ जाता है, कोई आदमी खुद से परेशान हो जाता है कि मैं सबको खुश नहीं कर पा रहा हूँ। बट यू आर नॉट बॉर्न टू प्लीज एवरीबडी एंड यू कांट प्लीज एवरीबडी। वेरी ट्रू। नहीं तो आइसक्रीम बेचो। हाँ, खुद को खुश करो यार पहले। वो बोलते हैं ना एयरप्लेन में, पहले खुद का मास्क पहनो फिर। बट इंडियन भूल जाता है खुद को, है ना। और जब वो परेशान हो जाता है ना 45 उम्र तक, कि मैं दुनिया को खुश करने को मैं खुद, तो मेरे डैड बोलते थे कि खुद का बकेट अगर एम्प्टी है तो दूसरों के बकेट में क्या भरने जा रहे हो, तो पहला अपना बकेट तो भरो। बट ये वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाइंड ये पेरेंटिंग का जो बैगेज है ओवर द इयर्स, वो प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा है, और वो अभी भी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो है ही, स्कूलिंग है, हजार चीजें हैं, बट मेल फीमेल दोनों, मदर फादर दोनों के ऊपर आता है। women तो that era has changed now. Women are taking the same level of pressure. So अभी last 25 years में I think women are absolutely at the same level of pressure. Home loan का pressure दोनों पे है, और ambition भी दोनों का है ना। करेक्ट। And women are playing a part now. मैं आधा EMI भरूंगी, so और घर का भी है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यहाँ से कहाँ जाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट आई थिंक आपने जो पॉइंट बताया एक्सरसाइज को लेकर, मैं ज़रूर चाहूँगी, आपने बताया यूनी डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, सिर्फ योगा कर रही हूँ, नहीं होना चाहिए। तो आइडियली अगर किसी को 7 दिन में प्लान करना हो, कितना वर्कआउट, कितने दिन, कौन सा वर्कआउट करना है, ऐसा कुछ आप गाइड करना चाहेंगे? हम टिपिकली देखते हैं कि हर इंसान के अंदर एक प्रेफरेंस होता है बॉडी टाइप के हिसाब से। जिनका वजन ज़्यादा है, जो थोड़े से ओवरवेट टाइप है, उनको टिपिकली मूवमेंट टाइप एक्टिविटी नहीं अच्छी लगती ज़्यादा, डांस और रनिंग डिफिकल्ट जाता है। सो अगर आपका वजन 80-90 के ऊपर है, आप प्रेफर करोगे आइदर साइकिलिंग या प्रेफर करोगे मोस्टली जिमिंग, बिकॉज इट्स ईजी फॉर यू। तो ये आप हफ्ते में 3 दिन करो, वॉट एवर कम्स ईजिली टू यू फॉर योर बॉडी टाइप, बिकॉज उसमें आपको करने में रेजिस्टेंस नहीं होगा। सेकेंड जो है, यू कैन चूज योगा विच इज़ वेरी पीसफुल। उसमें कॉर्टिजोल लेवल्स कम होते हैं बॉडी में, आप जो ये 3 दिन जो पुश करोगे उसका रिकवरी भी हो जाता है। और एक दिन मैं चाहता हूँ कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस कार्डियो करें, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस कार्डियो, अभी मैं खुद ट्रायथलीट हूँ, मुझे पता है मैराथन रनिंग का जो नशा होता है, ठीक है सबको 25-50-100 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, पर ये जो अकेला समय बिताने की जो आदत होती है कि पहाड़ चढ़ने गए, आपको पता ही है कि उसमें जो नशा होता है कोई और चीज़ में है ही नहीं। एक्सरसाइज इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ एंडोर्फिन, और वो नशा अलग ही है। सो आई रियली वांट टू इन्फेक्ट पीपल विद दैट डिजीज ऑफ बीइंग अलोन इन नेचर, डूइंग एक्सरसाइज। इट्स द मोस्ट अमेजिंग कॉम्बिनेशन। सो आई फाइंड दैट ये तीनों चीज़ जो है, वन इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वन इज कार्डियो एंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फिर वो रेशियो बदल सकता है इन द डेकेड ऑफ लाइफ यू आर इन। करेक्ट। कोई सीनियर सिटीजन थोड़ा योगा ज्यादा करेगा, जिम कम करेगा, मे बी यंगर लोग जिम ज्यादा करेंगे, योगा कम करेंगे, व्हाटएवर, इट्स योर डेकेड ऑफ लाइफ, यू चूज, बट करना तीनों है, नो मैटर आपकी एज क्या है। कौन सी उम्र से शुरू करना चाहिए एक्सरसाइज? आइडियली बच्चों को ये जो लॉन्ग बोन्स हम कहते हैं ना, जब ये फ्यूज होना चालू हो जाते हैं, मींस यूजुअली वी से शेविंग जब चालू होता है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए पीरियड्स +3 to 4 years, जब ये
यू कैन स्टार्ट डूइंग बॉडी वेट. उससे 1-2 साल बाद एक बार मैच्योरिटी आ गया स्केलेटन में, अराउंड 14 नहीं के बाद 18 के हाँ, बाद बिकॉज मैच्योरेशन कंप्लीट होता है क्लोज टू 17-18. इंडियंस आर लेट मैच्योरिंग. द foreigners tend to mature a little earlier, so Correct. we are late, so we tend to close around 19. 12th standard के बाद वहाँ पे you can start weight training again. लाइट से शुरू करो, because body response नहीं देगा. ग्रोथ हार्मोन उतना for testosterone levels थोड़े पीक होते हैं 20 के बाद, in men. So we typically tell boys थोड़ा डिले करो, बॉडी वेट ज़्यादा करो, कैलिस्थेनिक्स, रनिंग, स्पीड पे फोकस करो वो उम्र में. एक बार 20 चला गया, देन वो टी शर्ट बॉडी जो बनानी है ना, क्रिएटिनिन लेके, then you can start doing all that. करेक्ट. So, आपने बीच में कॉर्टिसोल का नाम दिया कि एक्सरसाइज करने से कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस लेवल है कम होता है. ओबेसिटी हार्मोनल इश्यू भी है जो लोग शायद जानते नहीं. तो आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो इम्बैलेंस होंगे तो ओबेसिटी होगा, और क्या करना ताकि ये हार्मोन्स बैलेंस में आए? नंबर 1 हार्मोन, सी बॉडी में स्टोरेज हार्मोन एक ही है, वो है इंसुलिन. एंड ऑफ द डे बॉडी सिक्रीट करता है 1 यूनिट पर केजी पर डे. टिपिकली इट कैन गो मोर ऑल्सो, बट इतना हो जाता है अगर आपको वो लेवल तक खाने की आदत हो गई है. तो बॉडी ये 24 आवर्स में जब डिवाइड कर रहा है, इट शुड एक्चुअली सिक्रीट इंसुलिन ओनली आफ्टर योर फूड. नॉर्मली बेसलाइन सिक्रीशन भी होता है जो दिन भर थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन होता है, पर एक्चुअल जो मेजर सिक्रीशन इट इज आफ्टर फूड. कि मैं 60 ग्राम 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसके लिए 6 यूनिट 7 यूनिट सिक्रीट, जो टाइप 1 डायबिटिक्स इंसुलिन लेते हैं वो उसके लिए लेते हैं कि कार्ब कितना खाया. सेम ह्यूमन बॉडी में उतना ही बनता है. करेक्ट. प्रॉब्लम कब होता है, जब आपने कुछ खाया ही नहीं फिर क्या आपके बॉडी में इंसुलिन बह रहा है. सो यू आर परमानेंटली इन अ स्टोरेज मोड. ऐसा क्यों होता है? ये हाइपर इंसुलिनीमिया एक डिजीज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाने से बॉडी एंटिसिपेशन में ही इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है कि अब ये खाओगे, और वो पहले इंसुलिन आया कि पहले खाना आया. इट इज़ अ मुर्गी अंडा हिसाब, और ये चलते जाता है. तो वो बोलते हैं ना, एक बार मोटा वो मोटा ही रह जाता है, बिकॉज वो हमेशा खाते ही रहता है. Correct. और फिर भूख लगती है, फिर से वो खाता है, फिर से इंसुलिन. सो ये अगर प्रोसेस थोड़ा सा पुल बैक करना है तो हमें इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप करने हैं. कैसे करें? तो उसके लिए मैंने कहा ना, फर्स्ट इज द ऑयल. ऑयल से थोड़ा सा शरीर कम हो जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट कम किया, कार्ब्स कम हो जाएगा, तीसरा प्रोटीन बढ़ाया. ये तीनों चीज़ से उसके बाद होता है फास्टिंग, जो लोग ट्राई करते हैं कि आधा दिन 16 आवर्स या 24 आवर्स 48 आवर्स जो भी है, इससे इंसुलिन लेवल्स रैपिडली कम हो जाते हैं. जब आप फास्ट करोगे बॉडी को एनर्जी मिलेगी ही नहीं. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के इंटरमिटेंट और प्रोलॉन्ग ये 2 टाइप के होते हैं. इंटरमिटेंट होता है कि मैं एक विंडो में खाऊंगा, जिसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहते हैं. करेक्ट. TRE कहते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग. और दूसरा है PF, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, जो 24 आवर्स पे चालू होता है. करेक्ट. सो 24, 48, 72 एंड बियॉन्ड दोनों बहुत इफेक्टिव है. बट आई फाइंड टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग नॉट वेरी इफेक्टिव, बिकॉज लोग दोनों विंडो के दोनों साइड पे उतना खा लेते हैं जितना वो 16 घंटे में नहीं खाते थे. तो वो 8 घंटे में 16 का हिसाब करके बैठ जाते. बट इट इज लाइक दैट. सी, इंसुलिन सिक्रीशन कम नहीं हुआ ना, और भूख तो लगी है. बट अगर वो लिमिट में पोर्शन कंट्रोल करके 8 घंटे में खाते हैं तो इट इज ओके. वो लास्ट अगेन इशू इज नॉट खाना, इशू इज न्यूट्रिशन. आपके बॉडी को एक्स अमाउंट ऑफ विटामिन, कैल्शियम, आयरन ये सब चाहिए था, एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए था, उसके साथ एस्प्रेसो भी चाहिए, उसके साथ कैलोरीज चाहिए. अभी ये सब आप 4 घंटे में भरो या 6 घंटे में, बॉडी को मतलब है मेरा यूजेबल न्यूट्रिशन कहाँ है. बॉडी हैज टू रन इट्स इंजन. पर आप उसको क्या बोल रहे हो, नहीं मैं इतना ही टाइम में खाऊंगा. और पर ये क्या खा रहे हो वो टाइम में? क्या विटामिन की गोली ले रहे हो, प्रोटीन शेक ले रहे हो और खाना खा रहे हो? फिर ठीक है. अगर आपने विटामिन ही नहीं खाए, प्रोटीन भी नहीं खाया, बस राइस खा के बैठ गए या मैगी खा के बैठ गए 8 घंटे में. Makes no sense. People try to bring discipline into their lives. The whole point of time restricted eating is to force discipline. But it doesn't work. अगर आप वो तब क्या खा रहे हो वो 8 घंटे में, वो आप नहीं देख रहे हो. आई थिंक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे लाए को इंसान, क्योंकि आई थिंक वो शुरू तो कर लेते हैं, जिम का मेंबरशिप साल का ले लेते हैं, डाइटिशियन से डाइट ले लेते हैं, बट वो शायद सस्टेन नहीं कर पाते. आई थिंक मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डिसिप्लिन एक थोड़ा सा लकी वाला चीज़ है. कोई लोगों में है, मेरे में नहीं है. मैं थोड़े टाइम के लिए खुद को गाजर दिखा के कोई चीज़ कर सकता हूँ, पर कोई कभी कभी काटी कोई पीछे लगाना पड़ता है ताकि मैं करूँ.
तो आप कैसे डिसिप्लिन रहते हैं? मेरे में नहीं Because है you are- डिसिप्लिन. आई एम बेसिकली नॉट अ डिसिप्लिन्ड पर्सन. मैं उसके साथ शांत हो गया हूँ कि फिट्स और बाउट्स में डिसिप्लिन आता है. कोई चीज़ बहुत अच्छा लगा तो थोड़े दिन कर लूँगा, फिर वो चला जाता है. और कोई लोग ऐसे पैदाइशी है जिनमें लाइक विराट कोहली फॉर एग्जांपल, वो अगर कोई गोल सेट कर लेता है वो फिर लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है और 3, 5, 10 साल कर लेता है. आई फील दैट सच पीपल आर रियली लकी, दे आर ब्लेस्ड. बट आई थिंक 90% ऑफ अस जिंदगी भर बस परसूट ऑफ डिसिप्लिन में लगे रहते हैं. मैं कैसे तो भी डिसिप्लिन बन जाऊँ, पर लाइफ हमेशा परसूट में नहीं निकाल सकते ना. तो True. वी कांट बी बाइनरी, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ या मैं इनडिसिप्लिन्ड हूँ. ये जो ऑपोजिट्स था ना स्कूल में सिखाया था, ग्रे जोन भी है ना, कि मैं कभी कभी कोई चीज़ अच्छा लगता है तो मैं डिसिप्लिन कर लेता हूँ, पर हर चीज़ में डिसिप्लिन पाना आई थिंक इज नॉट फेयर टू 7 बिलियन. आई एग्री. तो फिर कंसिस्टेंट कैसे रहे जिनको वजन कम शब्द करना बदल है? दिया, बट एंड ऑफ द डे बात वही है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वन ओनली. Correct. मुझे लगता है कि एजुकेशन का फ़ायदा क्या होना चाहिए कि जो आपके सामने आप पजल सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए आपका कितना अटेंशन चाहिए, वो टाइम पे व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, ये राइट सवाल पूछ के उसके पीछे लग जाना ताकि जब तक वो अपना एंड तक पहुँचे. इफ़ यू डोंट फील द गोल इज़ वर्दी इनफ, फिर उसके वो गांव को जाना ही नहीं, उसका पता भी पूछो नहीं. ये जो आधा अधूरा खुद को डिस्ट्रैक्ट करके खुद को बिजी दिखाना, नहीं मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आप टाइम पास कर रहे हो, बिकॉज वो गोल आपके लिए सीरियस नहीं है अभी. करेक्ट. तो मेरा हमेशा, मैं सब पेशेंट्स को कहता हूँ, मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. जब आपका वो सीज़न चल रहा है कि चलो अभी सब शांत है, मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो जोश में कर लो. फिर वो साल में 3 ही महीने होने दो, पर 12 महीने 365 दिन आप डाइट पे नहीं रह सकते. खुद को पागल बनाओगे तो जियोगे कब? तो मैं हमेशा इनको बोलता हूँ 3 महीने जोश जब आएगा ना, जोश अपने आप आएगा, तब करो. तब खुद को पागल मत बनाओ, तब जो करना है कर लो. पूरा 5%, 10% फैट लॉस हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे. बाकी 7-8 महीना खुद को जीने दो. बट दैट इज द टाइम आप अपने आप को पूरा छूट मत दो. मीन्स आप योयो की तरह यहाँ और यहाँ नहीं जी सकते. वो ग्रे जोन जो है ना, कि मैं हफ्ते में 1 आध बार आइसक्रीम खा लेता हूँ, महीने में 2 बार बाहर जाता हूँ, ठीक है डायबिटीज़ है तो क्या हुआ, चाय में थोड़ा शक्कर कभी कभी डाल दिया. खुद को स्ट्रेस मत करो कि मैंने चाय में शक्कर डाला मीन्स मेरा डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ. ये मैं एक पेरेंटिंग रिलेशनशिप जो रहता है ना खुद के साथ, आई एम अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, ये बाइनरी में जीने की जरूरत नहीं है. और इंडियंस हैव टू गेट आउट ऑफ दिस. वेरी ट्रू. हम अभी बात कर रहे थे स्पेशली फीमेल्स अपने बॉडी शेमिंग जो करते हैं कि यार बस Yes. ये 1 इंच कम हो जाए. एंड सर्वे ये कहता है कि 95% फीमेल्स जो है वो अपने लुक्स को मिरर में देखकर कोसती है. 95, इवन द गुड लुकिंग वंस, इवन द वंस जिनके बॉडी शेप अच्छे होते हैं. वैसे तो कैसे, अच्छा जैसे आपने बताया पेरेंटिंग का रिश्ता है खुद के साथ, तो कैसे उस रिश्ते को बेटर बनाना है? ऐसे कोई टॉप टिप्स आपके हिसाब से होंगी? मैं यूजली उनको कहता हूँ, देखो थेरेपी वर्क्स वेरी वेल, और आजकल की तारीख में थेरेपिस्ट रहना, डायटिशियन के पास जाना, ये एक नॉर्मल चीज़ हो गया है. क्योंकि हम प्रीवियस जनरेशंस के बैगेज अभी भी कैरी कर रहे हैं. दैट वो हमारा स्कूलिंग वैसे ही था, ट्रांजैक्शनल पेरेंटिंग, ट्रांजैक्शनल स्कूलिंग, मार्क लिंक्ड. तो अभी भी हमारे माइंड में सक्सेस के बेंचमार्क्स नहीं है. करेक्ट. वी डोंट नो कितने करोड़ पे मैं सक्सेसफुल हूँ, कितने केजीज लॉस के बाद मैं सक्सेसफुल हूँ. क्योंकि ये दूसरों के आंखों में हम ढूंढ रहे हैं कि मैंने किया है क्या वेट लॉस, मैं फिट लग रहा हूँ क्या. तो जब तक द फोकस ऑफ योर वैलिडेशन इज एक्सटर्नल, जब तक आप बाहर के लोगों में देख रहे हो, आप कभी शांति नहीं हो पाओगे. वो जो कीड़ा है ना अंदर, सर के अंदर, वो घूमते ही रहेगा, नहीं अभी और 2 किलो, अभी और 1 इंच. मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, पहले 10 किलो डाइट से हो जाएंगे, अगले 10 एक्सरसाइज से आप थोड़े पतले लगोगे, बट लास्ट के जो 5 है ना, उसके लिए अच्छा टेलर ढूंढ लो. बॉलीवुड का ये सीक्रेट है, मस्त एक स्टिच मरवा लो यहाँ पे, आप फिट लगोगे. और टेंशन बंद करो, स्पेशली 35-40 के बाद, कुछ वो लास्ट वाला इंच नहीं होता. अदरवाइज यू हैव टू लिव लाइक अ मंक. मंक मीन्स आप शक्कर को हाथ मत लगाना, कोई भी इंसुलिन सिक्रीशन वाले चीज को महीनों तक, लो कार्ब, ये वो. दिमाग का दही भी हो जाएगा उस चक्कर में, फिर दही भी अलाउड नहीं है. बॉलीवुड को देखा ना आपने, वो जब फिट सीजन में जाते हैं ना शूटिंग के टाइम, पानी भी नहीं पीते 3-3 दिन. बट दैट इज द लेवल एट दैट, वो 3 days आप ट्राई कर रहे हो 365 दिन. दैट्स क्रेजी. इट्स क्रेजी. बट प्रॉब्लम इज आपका वो परफॉर्मेंस अरीना नहीं है ना. आपको थोड़ी शूट करना है, तो आप बस ब्लाइंडली कर रहे हो सोच के कि
नहीं मैं कर रहा हूँ बस मैं, कर रहा हूँ। तो आप किसके आंखों में वैलिडेशन ढूंढ रहे हो? सो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट काम डाउन, आपके जेनेटिक्स को पहले समझो कि मेरे फैमिली में डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, बीपी ये चीज़ें हैं, इसके लिए मुझे क्या करना है ताकि मुझे ये सब ना हो। तो साइंस क्या कह रहा है? थोड़ा ऑयल कम, पेट, हम इसको मध्य प्रदेश कहते हैं, थोड़ा मध्य प्रदेश अंदर रखो, तो आपका वेस्ट लाइन जो होना चाहिए ना, आपका कॉलेज में जो वेस्ट था +3 इंचेस। अच्छा। हाँ, तो मेरा वेस्ट कॉलेज में 31, 32 के आसपास होता था, ये 35 के आगे नहीं जाना चाहिए। विमेन में यू कैन टेक 4-5 इंचेस बिकॉज इफ देयर इज प्रेगनेंसी थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, बट इन मेन 3 इंचेस इज टू मच। मध्य प्रदेश कंट्रोल वेट शुड बी कॉलेज वेट प्लस GST। राइट। जेनेटिक्स आपने जो बताया, मेरे डीएनए रिपोर्ट में डायबिटीज़ का और ओबेसिटी का रिस्क है, हाई रिस्क है। तो मैंने जब से वो देखा, मैं HbA1c, फास्टिंग शुगर, उसका टेस्ट एवरी 3 मंथ्स करवाती हूँ। वेट मैं रेगुलरली हर हफ्ते, हर महीने चेक करती रहती हूँ। स्पेशली अभी हम एक ट्रिप से, इंटरनेशनल ट्रिप से जब वापस आए, मैं 25 डेज़ आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ घर थी, तो मैंने वापस आके चेक किया कि बॉडी में क्या हुआ, रिपोर्ट्स भी निकलवाए। आई थिंक ये मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है। इंडियंस बहुत लाइटली लेते हैं उसे, उनको लगता है ब्लड रिपोर्ट करवाने की क्या ज़रूरत है, या डायबिटीज़ हो जाता है कोई और चेकअप में पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़, इंश्योरेंस के चेकअप में ज़्यादा यस। सो हम लोगों का जब डीएनए टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट को रेकमेंड करते हैं या उनको मेजरमेंट्स करने को कहते हैं, तब उनको पता चलता है कि यार अच्छा हुआ करवाया। अकॉर्डिंग टू यू क्या ये करवाना चाहिए? रिपोर्ट्स है या मेजरमेंट्स है, वज़न कांटे के ऊपर चढ़ना है, और अगर येस तो कितना फ्रीक्वेंटली? आई थिंक वजन कांटे से ज़्यादा मिरर के सामने खड़ा रहना है, टी-शर्ट साइज देखना है ये बढ़ रहा है कि नहीं, बिकॉज फैट परसेंट वेइंग स्केल पे नहीं दिखता। आपका इंडियंस थिन फैट इंडियन होते हैं, आपका वेट वही 60-65 किलो है, पर आपके बॉडी में 40% फैट हो गया है, जो कॉलेज में 20% था। सो इंडियंस आर वेरी गुड एट मेंटेनिंग वेट, वेट उतना ही रह सकता है पर फैट बढ़ गया, सो ये ज़्यादा डेंजरस है रादर देन वेट गेन। ऑफकोर्स जिनमें वो टेंडेंसी है वेट गेन की, वो दिख जाती है। सेकेंड, लैब टेस्ट एक 35 के बाद, आउट से अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 30 के बाद यू स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट एवरी 6 मंथ, साल में तो एक बार करवा लो, कोई हार्म नहीं है। देखो, नॉलेज इज पावर, डेटा इज पावर, आजकल हम पूरा डेटा लिंक्ड इकोनॉमी है, सो अगर है टूल्स तो व्हाई नॉट। मैं CGM पेन लेता हूँ 18 दिन कभी कभी साल में, जस्ट देखने की क्या चल रहा है, और पता चलता है कि 100 के आसपास है। मैं ये इसके लिए नहीं यूज़ करता देखने के लिए कि अरे बाप रे मेरा अचानक मैंने कुछ 2 बनाना खा लिया तो मेरा 130 गया, वो नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जैसे हार्ट का हम देखते हैं कि एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है घड़ी पे, सो टिपिकली 60-65 तक रहता है, यू आर वेल रेस्टेड। वैसे ही ब्लड शुगर का आपका एक रेंज में 100-110 के आसपास है, तो यू आर ओके। सो आई थिंक आई डोंट लाइक दीज स्टैटिक मेजरमेंट्स, 1 सेकेंड का मेजरमेंट करके एक पूरा डेटा पॉइंट बना। आप थोड़ा ट्रेंड देखो। करेक्ट। तो नॉर्मली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं 3 बार कोलेस्ट्रॉल कर लो फिर देखते हैं, 3 बार BP कर लो फिर देखते हैं, फिर भी ट्रेंड आ रहा है। वो कहते हैं ना 1 पॉइंट इज डेटा, 2 पॉइंट्स इज कोइंसिडेंस एंड 3 टाइम इज ट्रेंड। तो 3 बार आ गया तो फिर गुनेगार ना, गुनेगार है। एब्सोल्युटली। आई थिंक लोग जो नहीं समझते हैं वो ये है कि ओबेसिटी के साथ मेजर लाइफस्टाइल बीमारियां जुड़ी हुई है, वो फैटी लिवर हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़, तो ऑफकोर्स वो डायबोसिटी बन चुका है नाम ही। तो आपके हिसाब से लोगों को कौन कौन सी बीमारियां फ्यूचर में हो सकती है, एंड व्हाट इज़ द कनेक्शन विद लाइफस्टाइल डिसीज एंड ओबेसिटी? लिंक क्या है दोनों का? सिंपल लिंक ये है कि आपके ऑर्गन्स जब आप 18-20 एडल्टहुड में जब गए, आपके ऑर्गन्स का एक साइज बैठ गया था। अभी आपका जो मैं कहता हूँ ना, आपका बिल्टअप एरिया एक था, कारपेट एरिया एक था, और एक सुपर बिल्टअप एरिया हो गया। आपने अभी अपना सुपर बिल्टअप इतना बढ़ा दिया है, 40-50% बढ़े थे कि वो जो ऑर्गन्स है वो सर्विस नहीं कर पा रहे। पहला उड़ जाता है थायराइड, कि थायराइड का काम है वेट मेंटेनेंस, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप इतना कैलोरीज, वो फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज उड़ जाता है, कुछ वो नहीं मेंटेन कर पा रहा है इतना कैलोरी ऑन स्लॉट, कितना मेटाबॉलिज्म को स्पाइक करेगा, तो वो थक जाता है। फिर हम गोलियां खा के उसको और चाबुक मारते हैं। करेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप अपना वेट कम रखो, बिकॉज योर ऑर्गन्स आर नॉट मैप्ड टू दैट बॉडी साइज। सिंपल एग्जांपल है, एयर कंडीशनर है, अभी ये रूम 200 स्क्वायर फुट है तो 1 टन का AC चल जाएगा। आप यही रूम को 2000 स्क्वायर फुट बना लो और ये 1 टन के AC को भगाओ, एक दिन लोड पड़ेगा, उड़ जाएगा। तो वही हो जाता है ऑर्गन्स का।
इट इज ब्यूटीफुल सिंपली एग्जांपल। साइज ऑफ द बॉडी टू द साइज ऑफ द ऑर्गन्स. अभी ऑर्गन्स 10 to 15% हाइपरट्रोफी बढ़ सकते हैं, थोड़ा साइज बढ़ के काम कर सकते हैं, 10% अबव देयर औकात. मतलब अगर 70 किलो होना चाहिए, 77-80 के आसपास तक हाँ. वो मैनेज कर लेगा। यस, बट वही मैं जीएसटी बोला ना, हाँ। कॉलेज वेट प्लस जीएसटी. मेरा 20-21 उम्र पे अगर 70 वजन था तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 85 तक जा सकता हूँ. करेक्ट। एट 85 माई बॉडी विल स्टार्ट टू शो मेटाबॉलिक फटीग कहते हैं उसको, कि अभी ऑर्गन्स पहले. एक आपने थायराइड बताया, और कौन कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है, कौन सी बीमारियां अट्रैक्ट करता है? सबको ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, हार्ट Okay. को, थायराइड को, लिवर को, किडनीज को, बिकॉज आपका वाटर वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका कैलोरी इनटेक बढ़ेगा इतने बड़े शरीर को गर्म रखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा पैनक्रियास पे, कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा. सो एंड ऑफ द डे हर एक जो एंडोक्राइन सिस्टम हम कहते हैं, जो एनर्जी लिंक्ड पूरा सिस्टम, वो सब फटीग हो जाएगा. मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ मल्हार जी, क्योंकि लोग है ना तभी एक्शन लेते हैं जब वो डरते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट सुन के थोड़ा वो डरे, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा वो दोस्त कब से इतने सालों से ओबीज़ है, मेरे चाचा जी इतने सालों से इतना वज़न है, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, बट उनका बॉडी टाइप डिफरेंट है, उनके जेनेटिक्स शायद कुछ और है, आपके अलग हैं. तो यू हैव टू सी कि फ्यूचर में राह ना देखे बीमारी हो, अभी से एक्शन लेना शुरू करें. आई थिंक और घर में कल्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक इंडियंस में मैंने देखा है 2 ही टाइम पे वो एक्शन लेते हैं. इंडियंस आर गिवर्स, मैंने कहा ना, प्लीजर. तो खुद को दूसरों की सेवा में इतना भूल जाते हैं कि दे आर ओके कि खुद में अगर कुछ बुरा हो जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ ना, तो मैं अच्छा इंसान हूँ, Correct. तो ये चल जाता है, बॉडी कंप्लेन करेगा नहीं. दूसरा, वो एक्चुअली ट्रिगर होते हैं एक इंसल्ट से. जब कोई फ्लाइट में जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, और वो 10 बार ऐसे कोई देखेगा ना कि शर्म नहीं आती है, देखो 150 किलो 2 सीट पे बैठा है, तो वो इंसल्ट एक ट्रिगर हो जाता है. या कोई वेडिंग रिजेक्शन आ जाता है, ऐसे टाइम्स पे, तब आदमी को नेगेटिव ट्रिगर आ गया ना, तो फिर वो झंडा लेके खड़ा, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं. हाँ. और तीसरा होता है जब आपको दिख रहा है कि आपके वही चिन्ह अभी आपके बच्चों में दिखना शुरू हो जाता है, तब इंडियन ऐसा पेट जाता है कि अभी बस बोलो हार्वर्ड जाना है क्या, कहाँ जाना है, बोलो कहाँ, बेस्ट मार्स जाना है, मून जाना है, मैं रेडी हूँ, मेरे पास पैसा है बच्चे के लिए. अरे भाई शुरू तो आपके प्लेट से करो ना, स्टॉप टॉकिंग अबाउट मार्स एंड ये सब. पर इंडियंस को नहीं तो इंसल्ट लगता है, रिजेक्शन, नहीं तो चाइल्ड, इसके अलावा जीरो मोटिवेशन खुद में, क्योंकि इंडियंस में मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ ना, आई एम डूइंग माई ड्यूटी फॉर अदर्स, मैं फैमिली के सेवा में लगा हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, जो भी है, बस आई एम अ गुड पर्सन, आप मुझे कुछ मत बोलो. Absolutely. ये थोड़ा ट्रिकी है, आई फील ये थोड़ा इट्स नॉट रॉन्ग, आवर कल्चर इज लाइक दैट, बट आई थिंक थोड़ा अभी थोड़ा एक बैलेंस इट्स बनाना. टाइम टू ब्रिंग द बॉडी बैक. आई अग्री, आई कम्प्लीटली अग्री. और एक साइड लोग होते हैं जो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके नाम प्रॉपर्टीज़ करके जाएंगे, ढेर सारा फैसिलिटी दे देंगे, लग्जरी दे देंगे, बट उसके चक्कर में हम बीमारियां भी दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे. डायबिटीज, ओबेसिटी. सी इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, इसको अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ कंट्री ऑफ 4-2-1, जहाँ हर बंगलों में आप जाओगे ना, अभी अहमदाबाद या जहाँ पे भी ऐसे जॉइंट फैमिलीज रहते हैं, वहाँ 2 साइड्स के ग्रैंड पेरेंट्स है. सो 4, 2 पेरेंट्स और 1 ग्रैंड चाइल्ड. सो ये नैरोइंग ऑफ द फनल, ये वाई टाइप फैमिलीज कहते हैं. सो ये इसका एडवांटेज क्या हो रहा है कि ऑल द रिसोर्सेज ऑफ 2 फैमिलीज एक बच्चे को मिल रहा है. प्रॉब्लम क्या होता है, सारा जो 6 बच्चों में पहले डिवाइड होता था, ये एक बच्चे को मिल रहा है. तो दादाजी भी उसको स्पॉइल कर रहे हैं, दादी भी, नाना भी, नानी भी, माँ बाप भी, बच्चा खुद एंटाइटल्ड है कि मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए, और कोई ना नहीं बोलता ये बच्चे को. सो एंड ऑफ द डे वो बच्चे को इतना मीन्स अबंडेंस में बड़ा होता है कि उसका कैलोरी इंटेक वो 6 बच्चों के सामने 4 गुना हो जाता है. सो ये इट्स नॉट रॉन्ग, बट हमें ये अबंडेंस को चैनलाइज करना है हॉबीज़ में, पैशंस में. पर हम उसको चैनलाइज करते कि सब अपना ड्यूटी कर रहे हैं ना, सब बच्चे को खुश करने में लगे, बेटा मैं तो अच्छा हूँ, मुझे कुछ मत बोल ना, तो वो बच्चे ने सुना ही नहीं है बड़ा होने तक. तो ये मैंने कितने बच्चे देखे हैं अभी, नहीं मुझे यूएस जाना है ग्रेजुएशन के लिए, अभी दादा नानी सब साइड से पैसा है, लोग बोलते जाओ यूएस जाओ, वहाँ जाके 150 किलो बन के आ जाता है, क्योंकि वहाँ भी अनलिमिटेड डॉलर्स मिल जाते हैं अकाउंट में.
बच्चा किस पे खर्चा, आपने वो वैल्यूज दिए ही नहीं दिए ही फिजिकल नहीं। एक्टिविटी के। आपने उसको बस सिखाया है कि फूड इज जॉय, तो वो खा लेता है, वो खा लेते हैं। गलती उसकी नहीं है, तो वो भुगत रहा है। भुगत रहा है क्योंकि माँ बाप सफल हुए और सारा पैसा खर्च किया बच्चे के ऊपर। आई थिंक ये नजरिया कभी नहीं देखा था कि पहले 6-6 बच्चे 8-8 बच्चे हुआ करते थे और वो सब कुछ एक अब भी मोटा नहीं होता था, हाँ वेरी सब ट्रू। पतले, बिकॉज कैलोरी डिवाइड हो जाते थे। ट्रू। अभी आप होटल में जाओ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सपोज अपन हम आज रेस्टोरेंट को गए, कोई राइट हैंड साइड देखता है मेन्यू का? नहीं। कोई नहीं देखता। वो दिन ही गए। हम जब माँ बाप के साथ जाते थे, हम क्वाइटली राइट हैंड साइड देखते, Correct. 350 रुपए का रहने दे, वो 150 रुपए का, अरे 80 रुपए का, अरे 80 मिल गया, हाँ। हम वो मंगाते थे। Correct. कॉलेज में भी यही बिहेवियर था। हाँ। 40 50 60 अभी कोई देखता है राइट हैंड साइड? नहीं। बस स्कैनर की दुनिया है। और बच्चे को क्या बोलते हैं हम? बेटा जो इसको जो मंगवाना है। इसको एक सिंड्रोम कहते हैं। इट इज कॉल्ड राजा बेटा रानी बिटिया सिंड्रोम। कि मेरा इसको राजा बेटा। और 2 करोड़ शादी पे खर्चा कर, टेंशन मत ले, हाँ। तू खा, कमाया तेरे लिए है, क्यों खुश टेंशन रहे। ले रहा है? हाँ, so, पर वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज अभी बचा क्या है, हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, नाउ इट कम्स डाउन टू फेम। फेम तो तुम खरीद नहीं सकते, तो वो बच्चा मोरोज बैठा है कि कोई मुझे पूछ रहा क्यों नहीं है। सो वी आर सीइंग अ कोलैप्स ऑफ दैट इकोनॉमी नाउ, कि 35-34 पे एक मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है कि सब कुछ तो मिल गया मेरे पास, सो आई हैव एवरीथिंग बट आई एम डिप्रेस्ड, क्योंकि पर्पस नहीं है। पर्पस का प्रॉब्लम अभी भी है ना। हाँ। हमारे माँ बाप ये तो 55 पे पूछते थे। सम जनरेशन, माई जनरेशन स्टार्टेड आस्किंग एट 40s, अगला जनरेशन 20-25 पे ही पूछ रहा है। एब्सोल्युटली। मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई थिंक आपने जो रेस्टोरेंट का बताया, एक और हाँ। प्रॉब्लम उसमें हुआ है विच इज पोर्शन। पहले सब डिवाइड करते थे। अगेन वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्ले किया है, या हाँ। अमेरिकन्स ने अनलिमिटेड बुफे कॉन्सेप्ट, जो बारबेक्यू नेशन का कॉन्सेप्ट है, 799 899 भरो और जितना खाना है खाओ। और इंडियंस में एक वसूली माइंडसेट है। हम जब 5 स्टार होटल जाते हैं, वो 4000 6000 8000 जो भरा है रूम का, वो ब्रेकफास्ट पे हम वसूल करेंगे। करना है। कम से कम 1500 कैलोरी खा के उठेंगे, ताकि दिन भर का फिर से भूख ना लगे। सो ट्रू। बट ये माइंडसेट कब, दिस इज अ पॉसिटी, ये जो फैमिन वाला माइंडसेट है ना, कि कल का मिलेगा कि नहीं, भूखा रहूंगा ये तो। कब जाएगा? इट हैज टू गो। एब्सोल्युटली। ये थोड़े से शिफ्ट्स आई एम होपिंग कि अगले 10 साल में हम अपने बच्चों को समझा सके कि कल है, टेंशन मत ले, वी आर नॉट अ पुअर कंट्री एनी मोर. There may be a certain section of this country which is definitely struggling, but the larger percentage, the urban percentage, can definitely not have to live like this. जिनको ये 100%. मेटाबॉलिक डिजीज का रिस्क है, वो अभी थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ना, मेरा सुपर पावर क्या है, मैं 5 स्टार बुफे में जाके खाना देख के बाहर आ सकता हूँ. मुझे खाना ही है ऐसा नहीं है, इच्छा भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं कि इच्छा को मार रहे हैं. और खाऊंगा तो थोड़ा सा प्रोटीन जो भी है देख के, चना अंडा खा के, बस थोड़ा एक हाथ ब्रेड खा के आ जाऊंगा. मैं वसूली नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा बॉडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लोग का प्रायोरिटी मेस्टअप है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक फ्यूचर में अमीरी उसी को ही गिनी जाएगी कि आपका माइंड, आपका बॉडी आपके कंट्रोल में रह सकता है, ना कि फूड आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल कर रहा है. हाँ, अपने इमोशंस अपने पास, अपना. एब्सोल्युटली. और सर्वे बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो ये बताते हैं कि इंसान जितना अमीर बनेगा उतना बीमार और मोटा बनेगा, स्पेशली इन द विमेन. ये सर्वे बहुत हुआ है कि जो फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा मोटापे की ओर जाती है, विच इज सो 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 ट्रू. आई थिंक विमेन आर प्लेइंग कैच अप वन जनरेशन, क्योंकि मेन आई थिंक 30-40 ईयर्स से ऑलरेडी वो कैरियर, मैक्सिमाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन जो कहते हैं, टॉप तक पहुंच गए हैं. और अभी थोड़ा सा उसमें वो क्वेश्चन करने लगे कि ठीक है, अभी हो गया, गोल्फ खेल के भी हो गया, अभी क्या. सो वो मेन आर क्रॉस दैट माउंटेन. विमेन अभी तक जस्ट पहुंच रहे हैं बोर्डरूम्स में. करेक्ट. तो अभी तक वो प्रूव करने का माइंडसेट अभी तक है. सो जब आ जाता है वो करोड़ रुपए सैलरी, तो हमने देखा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी ये पैसों का क्या करना है. सो वो, बिकॉज ये अनस्क्रिप्टेड टेरिटरी है, किसी ने बताया नहीं है कि 50 के बाद क्या करना है, बिकॉज वो जनरेशन ने देखा ही नहीं था. सो अब अनचार्टेड टेरिटरी में तो आदमी सोचता है कि मैं क्या करूँ इसका. पहले तो लाइफ अपग्रेड कर देता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, उसके बाद क्या. तो इंडियंस हैव नॉट लर्न टू स्पेंड मनी ऑन हॉबीज. ये अभी तक हमें थोड़ा सा फ्राउन दिखता है. लोग, मुझे याद है जब मैं पहले बार मैराथन भागा था, तो मैं ट्रेनिंग करता था एक ग्राउंड पे,
तो एक अंकल आके मुझे रुकाया था, सर ही मस्ट हैव बीन 75, मुझे कहा बेटा ये आप कितने राउंड भाग रहे हो? तो बोला अंकल मैं 40 राउंड भाग रहा हूँ। बोला ये करने को पैसा मिलता है क्या? तो नहीं अंकल पैसा खर्चा होता है। तो इसे कौन से पागल की ये क्या एक पागलपन है क्या, ये नशा चढ़ा है, काम नहीं है क्या तुझे? तो बोला नहीं अंकल काम तो मैं करके आ गया। नहीं सिर्फ 4 घंटे को। ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि तू क्या कर रहा है इधर। फिर एक बार मैं सिंगापुर गया हाफ मैराथन कर, आप फ्लाइट पकड़ने गए 2 घंटे भागने के लिए और मुझे मुंह पे बोला कि आई फील सॉरी फॉर योर पेरेंट्स। ओह माय गॉड। और आज वही अंकल मेरे पास डायबिटीज रिवर्सल जब आके बोलते हैं बेटा क्या काम किया है आपने। और जब पहली बार वो खुद 10 किलोमीटर भागे 60 उम्र पे, मुझे बोलते हैं ये तो अलग ही नशा है। मैंने कहा अंकल हमें पता है, पर आप अलग जनरेशन के हो, ये बुरा मानने की बात ही नहीं। मैंने तभी भी ना बुरा माना, अभी भी ना बुरा, बट करेक्ट। ये जनरेशन गैप जो है ना कि जो इसको एफ्लुएंजा कहते हैं, एफ्लुएंस में जो बॉर्न हुए बच्चे हैं इनके प्रायोरिटीज अलग होने वाले हैं। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली। सो इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग टाइम इंडिया में अगले 4-5 साल। आई कम्प्लीटली अग्री। एंड आई थिंक ये जो नशा आपने बोला ना कि बॉडी का इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, ये भी एक नशा है जो दुनिया ने अभी शायद ज़्यादातर दुनिया ने अनुभव नहीं किया है। द मोमेंट आप वो हेल्दी खाना खाना और रेगुलरली टाइम पे सोना, अच्छे से हेल्दी इमोशंस रखना, जब तक आप वो करोगे ना आपको लगेगा आपने लाइफ का सबसे बड़ा मज़ा मिस कर दिया है। तो बस वो थोड़ा सा चखने की देर है। जिनको थायराइड होता है, प्रेगनेंसी होती है, कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, फीमेल्स को स्पेशली, उनको लगता है जैसे मेनोपॉज, हार्मोनल इश्यू, तो लोगों को लगता है इसमें तो वज़न कम हो ही नहीं सकता। उन फीमेल्स को आप क्या बताना चाहेंगे? रॉन्ग नहीं है। अगर जेनेटिक्स में देखो, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हर ऑर्गन बॉडी पार्ट जो है उसका एक एक्सपायरी डेट लिखा है, बस हम पढ़ नहीं पाते। सो थायराइड पे एक एक्सपायरी डेट है, लिवर पे एक है, तो ये ऐसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी कुछ ना कुछ एक लैब रिपोर्ट में दिखते जाएगा। करेक्ट। थैंकफुली एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सबके पास कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स है जिससे हम वो ऑर्गन को का काम चालू रख सकें। करेक्ट। सो वी डू व्हाट वी कैन डू, रैशनल रिस्पॉन्सेज। पर अगर आपका वेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है अगर उसका वो ऑर्गन से डायरेक्ट रिलेशन है तो आपका वेट लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर फिर से मैं कहता हूँ गोल वेट लॉस नहीं है, गोल फैट लॉस है। फैट लॉस सिर्फ कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट कम करने से हो जाता है, पर मसल का ट्रेनिंग जब आप करोगे आपका वेट फिर से बढ़ेगा। सो वेट मेरे हिसाब से इज लाइक हाइट। अगर आपका डेस्टिनी 5 फुट 4 इंच है तो वो कुछ भी करके 5 फुट 4 इंच जाने ही वाला है। तो वेट भी वैसा ही है। मेरा अगर डेस्टिनी सपोज 60 एज तक 90 केजीज है, मैं वो एनवायरनमेंट में जाऊंगा ना थोड़ा हाई कैलोरी, मैं अभी आप कैसे फॉरेन ट्रैवल जाके आए, मैं भी जाके आया, मेरे 5 किलो बढ़ते ही है। मैं उसको आर्टिफिशियल मीन से 80 पे रख रहा हूँ कम खा के, पर थोड़ा कैलोरी छूट दे दिया तो वो 90 जाएगा। वो मेरा प्री डेस्टिन्ड वेट है। चॉइस इतना ही है कि मसल है या फैट है, ये मैं चूज कर सकता हूँ, पर वेट तो बढ़ेगा। तो मैं सब विमेन को ये कहता हूँ कि 50 उम्र पे आपका वेट, कितने सारे विमेन मेनोपॉजल के टाइम पे 85 वेट हो जाता है, दिस इज फाइन। आपका कॉलेज में 55 था, 1 प्रेगनेंसी 2 प्रेगनेंसी, मिडिल एज, मेनोपॉज, 4 इंसिडेंट्स के बाद 10-10 किलो बढ़ के 85-90 हो गया है। 2 तरीके के विमेन होते हैं, एक टी शर्ट साइज मीडियम था कॉलेज में या एस, वो अभी एल आ गया है, वेट 30 किलो बट एल। कुछ ऐसे होते हैं जिनका टी शर्ट साइज डबल एक्सएल हो गया है, वही वेट 85 है। तो ये जो टोन्ड वुमन है ना, हु स्टेज एट 85 kgs बट लुक 65 kgs, दैट इज द राइट गोल। जो वुमन का 85 है बट शी लुक्स 95, वो फैट परसेंट है। तो फिर से मैं बोलता हूँ वेट लॉस सस्टेनेबल ज़्यादा नहीं है, सस्टेनेबल है फैट लॉस। विमेन को गोल रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। फैट कट डाउन करना, मसल गेन करना, वो होना चाहिए रादर देन जस्ट द वेट लॉस। शेप गेन, विमेन में एक्चुअल मसल गेन इतना नहीं हो पाता क्योंकि उतना माइल्ड टेस्टोस्टेरोन है, सो एक्चुअल मसल ग्रोथ मेन की तरह नहीं होगा, बट एटलीस्ट टोनिंग, जो स्ट्रेंथ गेन हम बोलते हैं। पहले आप 2.5 किलो के डंबल से शुरू कर रहे हो, अभी आप 10 किलो डंबल, ठीक है, मेन की तरह बाइसेप्स नहीं आएंगे, करेक्ट, बट टोनिंग, ये जो ट्राइसेप हैंग होता है वो एक टोन आ जाएगा, दैट इज गुड इनफ एट एनी एज।
वेरी ट्रू. You know, so yes, I think for women the right goal is very critical. Strength gain, not having osteoarthritis, being able to do 1 hour of cardio, ये छोटे छोटे चीजें अगर परफॉर्मेंस कर सके rather than weight, they will be much, means you enjoy the joy of exercise. एब्सोल्युटली. हिमालयन माउंटेन आपको ये नहीं पूछता बेस पे कि आपका वजन कितना है, हाँ, वो पूछता है आपकी ताकत है ना ऊपर चढ़ने तक, मेंटल एंड फिजिकल. Absolutely. एक 10 किलो का बैग लेके चढ़ पाओगे, उतना ही पूछ रहा है माउंटेन, वो ये नहीं पूछ रहा है आपका वजन 60 बिल्कुल. किलो है क्या. बिल्कुल. रॉन्ग चीज करना ही नहीं है. you know? जिसे हम माउंटेन फिटनेस कहते हैं कि अगर आपका 70-80 किलो प्लस वजन है, बट अगर आप पहाड़ चढ़ सकते हैं बिना सांसों को फुलाए, यू आर एब्सोल्युटली इनफैक्ट 100 किलो के आदमी जिसमें फैट, जिसमें मसल मास 70% है, उसके शरीर में 70 किलो मसल है. जो 50-60 किलो का आदमी है जिसमें 70% मसल है, वो बस 35 किलो है. करेक्ट. तो परसेंटेज वाइज द हेवियर पर्सन में ज्यादा मसल है, वो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है. फर्क इतना ही है उसकी चर्बी कहाँ पे है. अगर True. पेट पे है, हिप्स पे है, तो चलना मुश्किल हो जाता है. हाँ, बस वेट की ही बात करते रहेंगे तो ये स्टूपिड चीज है. आई अग्री. फीमेल्स मुझे इतने सारे जब मैं जिम के वीडियोस डालती हूँ ना, दे आर लाइक आप जब जिम बंद कर दोगे ना, आपका बॉडी, पहले की बात है कि आपका बॉडी एकदम बिगड़ जाएगा. और अभी भी पूछते हैं लोग कि मैं बंद कर दूँ तो क्या मेरा बॉडी बिगड़ जाएगा, या अगर मैं रेगुलरली जिम करती हूँ तो क्या डोले शोले बन जाएंगे. आई एम लाइक, मैं पिछले 8-9 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, 50 पुशअप, 80 किलो स्क्वाट, बट नहीं बनते नहीं हैं बनते डोले हैं. शोले. तो वो चिंता नहीं करनी है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बन भी गए तो आपको इतना फैट लेकर चलने में अगर शर्म नहीं है, तो थोड़े बहुत मसल टोन या बॉडी टोन्ड हो जाएगी, उसमें कहाँ शर्म की कोई बात है. सो आई थिंक वेट ट्रेनिंग फॉर अ फीमेल इज ऑल्सो नॉन निगोशिएबल. नॉन. इवन प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल डिलीवरी कितनी रेयर हो चुकी है. सिजेरियन ज़्यादातर लोग करवा रहे हैं. गायनेकोलॉजिस्ट डोमेन, और उनको पता है. Right. इनफैक्ट मेरे को विमेन में बहुत इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है. 25 to 35 ईयर ओल्ड्स, ये ज़्यादा वरीसम चीज़ है. यू नो, Absolutely. लेट 20s अर्ली 30s, मोर Correct. स्कैरी देन अदर थिंग्स आल्सो. एब्सोल्युटली. स्लीप का और वेट गेन का क्या कनेक्शन है? ये हम कभी कभी अभी ओबेसिटी मैनेजमेंट साइंस जो होता है, हम देखते हैं कि वेट इज लॉस्ट व्हेन यू स्लीप एक्चुअली, बिकॉज बॉडी पूरा रेस्टेड स्टेट में जाता है. फैट मेटाबॉलिज्म 100%, डीप ब्रीदिंग होता है, पूरा फैट ऑक्सीडेशन नींद में होता है. तो आपका मेटाबॉलिक रेट जितना थोड़ा सा हाई रहेगा, और आप खाते नहीं हो ना वो 8-7-8 घंटे, पर अगर आप सो गई 6 घंटे, तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा जो लोग अवेक रहते हैं, 99% कुछ खा लेते हैं. 99% मैंने Correct. देखा है. इट इज़ इनफैक्ट जो थिन डायबिटिक्स हमारे पास आते हैं, हम उनको कहते हैं कम सो, वो लास्ट के 2 घंटे ना 10 से 12 बजे एक्स्ट्रा और एक डिनर खा लो, कुछ उनको वेट बढ़ाना है. और करेक्ट. जिनको लॉस करना है वो 9:30-10 बजे सो जाना चाहिए. बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल. लोग 12-12 बजे तक शिफ्ट्स कर रहे हैं, मून लाइटिंग चल रहा है, लोग 2-2 जॉब्स कर रहे हैं. है जो है, सी आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट हर एक का अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, करेक्ट. और हर एक चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है. बट आई थिंक वीकेंड्स इंडियंस को थोड़ा डेडिकेट करना चाहिए फॉर स्लीपिंग ऑल्सो. करेक्ट. for करेक्ट. exercise 9:30-10 आप बता रहे हैं कि तब तक अगर सो जाए, या जितना संभव है 10-10 भी बहुत हो गया. थोड़ा एक आध नेटफ्लिक्स करके, तो हाँ, ठीक है. करेक्ट. हम सब 7-8 सो जाते घंटे. हैं नेटफ्लिक्स देखते देखते, तो ठीक है 10:15 तक सो जाओ. Right. 6 बजे 6:30 बजे 8 घंटे तो हो जाते हैं. दैट्स नॉट बैड. मैंने भी मेरा Correct. वॉच में ट्रैक करता हूँ एवरेज कितना है, तो Correct. 7 hours 40, 7 hours 50 के आसपास रहता है ऑन एवरेज. Absolutely. और जब नहीं होता है, इसको स्लीप डेट कहते हैं. आप आपके बॉडी को एक कर्जा है, फिर आपके एनर्जी लेवल यॉर्निंग चालू हो जाता है, और ऑफिस में टाइम में आप अनप्रोडक्टिव होते हो. Correct. तो ये स्लीप डेट अगर आप पहन रहे हो वन ऑफ दोज वॉचेस, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरा. गॉट इट. शुगर को लेकर बहुत लोगों को डाउट होता है कि कुछ लोग डिसाइड करते हैं शुगर कंप्लीटली बंद कर दिया, वेट लॉस करना है इसीलिए. इज इट ओके? और शुगर अगर किसी को लेना है, कौन से फॉर्म में ले, कितना ले? एनीथिंग ऑन दैट? मुझे पर्सनली शुगर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स टू ट्रीट इट लाइक अ डेलिकेसी, नॉट अ डिपेंडेंसी. अगर आप चाय को एलिवेट करके उसमें आधा चम्मच शक्कर डाल के, वही अदरक वाली चाय में, उसके बिना मज़ा ही नहीं हो, फीकी लगती है शक्कर के बिना. सो दैट वे आई एम अ प्योरिस्ट. वो Correct. इंडियन टर्म में टपरी वाली जो चाय कहते हैं, हाँ. उसी में टेस्ट है. करेक्ट. उसको छोड़ के आप उसमें शुगर निकाल दोगे तो सचमुच टेस्ट नहीं है. नहीं वो है. अदरक स्ट्रांग हो जाता है, दूध बर्न टेस्ट आता है. सो अगर आप डेलिकेसी आइटम खा रहे हो, कोई इंडियन स्वीट है, उसके शक्कर के बिना आप क्या बनाओगे उसको?
लोगों को मजा आ रहा होगा हाँ ऑफ सुनने कोर्स में मेरा एक because रील it's- इतना वायरल गया, आई थिंक 3-4 मिलियन गया जब मैंने कहा शक्कर बंद करना बंद करो। हाँ ये True. स्टूपिड चीज है। इतने से शक्कर के लिए आप सुबह उठ के 6 रस खाओगे डुबा डुबा के, पार्ले जी के पूरे पैकेट खाओगे जिसमें 70-80 ग्राम शक्कर है, 16 चम्मच शक्कर खाओगे वो पार्ले जी में, बट आपको शक्कर डाल, मैं चाय में शक्कर नहीं डालता, अरे वो पार्ले जी में क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो इंडियंस वो कंफ्यूज रहते हैं करेक्ट बाय कन्वीनियंस, ये कंफ्यूजन Very बाय कन्वीनियंस के नहीं मैं शक्कर, तो ये हम विजिबल रिस्ट्रिक्शंस बहुत करना चाहते हैं जो अच्छे सुनाई देते हैं, ये मैं शक्कर नहीं खाता। एब्सोल्युटली। और ये जो आपने बताया ना कि कुछ भी खा लेंगे, पार्ले जी और बिस्किट वगैरह खा लेंगे, शुगर के बारे में सोचेंगे, सेम होता है प्रोटीन। तो आपको पता है RHN करके जो मेरी ब्रांड है, तो मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ गुड क्वालिटी प्रोटीन, ऑफ कोर्स चीप अवॉइड कीजिए, बट गुड क्वालिटी प्रोटीन शेक लेने में भी लोग इतने सवाल पूछते हैं, पर वो तले हुए समोसे खाने से पहले ये सवाल नहीं पूछते। नेचुरल है क्या? मेरा फेवरेट सवाल होता है, सर ये प्रोटीन आर्टिफिशियल है ना? तो मैं उनको यही बोलता हूँ, देखो जब आप एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में जाते हो, उसके 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें बनता है प्रोटीन पाउडर और विटामिन, मल्टी विटामिन। राइट साइड पे बनते हैं वही डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, बीपी की गोलियां। लेफ्ट साइड जाने में आपको आर्टिफिशियल लगता है, पर राइट साइड पेड़ पे उगते हैं। वाह, ये सब दवाइयाँ आप पेड़ से तोड़ रहे हो क्या? वो आर्टिफिशियल, बट वो आप खाओगे क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंड योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। मैंने वही अर्जेंसी से आपको कहा कि दैट प्रोटीन योर मसल्स डिपेंड ऑन इट, फिर भी आप नहीं लोगे बिकॉज आपके माइंड में वो आर्टिफिशियल है। वही फिश ऑयल, फिश में से मैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 निकाल के कैप्सूल में डाल के पैकेट में डाल के दे दूंगा तो आप खा लोगे। वही आपको फिश खाने को बोला मुश्किल। फिश से मैंने प्रोटीन निकाल के नहीं, दूध से प्रोटीन निकाल के नहीं, पर दूध से कैल्शियम निकाल के मैं गोली में डाल के आप खा लोगे। इट इज अ पैराडॉक्स, पता है क्या? तो हमें ये बहुत फनी लगता है कि इतना और लाइन लगी है दवाई खाने को, प्रोटीन खाने को कितना कन्विंस करो। कितना फियर है, फियर है नहीं लोगों को, बस ये दे फील ये जिमर का है। हाँ, अगर आप जिम जा रहे हो तो लो, अगर एक्सरसाइज नहीं करो तो किडनी पे प्रेशर आएगा। अब प्लीज इसके ऊपर आप बताइए, क्योंकि 8 गोलियां जो खा रहे हो हाँ, उसका किडनी पे असर नहीं होता। उसको मैनेज किसको करना पड़ता है? लिवर और किडनी को ही मैनेज करना पड़ता है, और वो चलेगा। पर जो 25 ग्राम प्रोटीन से आपका 25 ग्राम कार्ब कम होगा, जिससे आपका शुगर कम बढ़ेगा, जिससे आपको यहाँ एक दवाई कम खाने पड़ेगी, जिससे आपकी किडनी को रिलीफ मिलेगा, वो आपको नहीं चाहिए। आपको शुरू करना है कुछ भी करके मेरा दवाई बंद करो, ठीक है? पाउडर ले लो ताकि आप कार्ब कम खाओ, नो। तो लोगों को क्या लगता है इंडिया में ना एक कल्चर है, क्या बंद करूं डाइट में वो बताओ, क्या चालू करूं वो मत बताओ। सो ट्रू। शक्कर बंद करूंगा, कार्ब बंद करूंगा, दूध बंद करूंगा, जो भी आप बंद करने को बोलो। सो वी आर वेरी बिग ऑन कैंसल कल्चर, कि मैं इतना अनहेल्दी आइटम खाऊंगा, भुजिया शेव, बट उसके साथ सैलेड खाऊंगा, तो कैंसल हो गया ना। सो ट्रू। पीपल लव कैंसल कल्चर। मैं आज रात को बहुत हैवी डिनर किया, कल सुबह मैं 1 घंटा वॉक करूंगा। हाँ, या मैं ब्रेकफास्ट पे 1000 कैलोरी खाया, अभी मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा। ये जो है ना, ये हम इसको पनिशमेंट रिवॉर्ड माइंडसेट कहते हैं। क्या आई वाज अ गुड बॉय फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे यार एक दिन तो पीने दे यार, तो मैं पीऊंगा खाऊंगा, पर संडे को फास्ट रखूंगा। बैलेंस नहीं है, कहीं कभी-कभी एक्सट्रीम भी हो जाता है, और रिवॉर्ड भी चाहिए। ये पनिशमेंट, वही पेरेंटिंग, वही ट्रांजैक्शनल एग्जिस्टेंस है कि तू गुड बॉय है, चलो एक दिन ले ले खुद के लिए। बॉडी क्यों प्राइस पड़ रहा है? एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली एग्री। बैरियाट्रिक सर्जरी लोग करवाते हैं, लाइपोसक्शन करवाते हैं। आई नो कि दुनिया में 1% पॉपुलेशन है जिनको इमरजेंसी है, दैट इज ओके, बट बाकी सारे लोग जो ये शॉर्टकट ओजेम्पिक आ गया ना, यस, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? अभी क्या बताएंगे, मैं खुद लिख के देता हूँ काफ़ी पेशेंट्स को जो अबव सर्टन वेट रेंज है। सी ओबेसिटी में 2 टाइप होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल ओबेसिटी, जो नॉर्मल वेट रेंज थोड़ा सा बढ़ गया है और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, कि बस साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डाइट, थोड़ा सा एक्सरसाइज।
बट एक पैथोलॉजिकल ओबेसिटी है जहाँ वो कुछ करते भी नहीं है और इतना वजन बढ़ता है, करेक्ट। तो उन लोगों को फार्मास्यूटिकल एजेंट्स देने पड़ते हैं क्योंकि उनका हंगर लेवल नेचुरल हंगर से आगे है, तो उनको हमें थोड़ा सा फार्मास्यूटिकली, नथिंग रॉन्ग। मेरा इतना ही सवाल है कि आप ऐसा चीज़ मत चालू करो जो आप अपने बच्चों को नहीं देंगे। अगर आपका बच्चा मोटा है, यार जो पेट पेरेंट्स है, अभी मेरे पास भी डॉगी है, क्या मैं उसको ओजेम्पिक दूंगा क्या उसका वजन कम करने के लिए? क्या मैं सीधा उसका राइस का पोर्शन कम कर दूं खाने में दोपहर का? करेक्ट। वो अपने आप थोड़ा नीचे वॉकिंग एक्स्ट्रा करा लो, एक्टिविटी बढ़ा लो, अपने आप ही 5 किलो कम हो जाएंगे। पर खुद के साथ इतना सिंपल नहीं है ना। मुझे गोली चाहिए, मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी चाहिए। सी बेरियाट्रिक अबव 120 kgs इज ओके, या अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें अर्जेंट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत, आई एम फॉर इट। बलून्स है, स्लीव है, सब ठीक है, पर कॉस्मेटिक रीजंस के लिए नहीं। वो थोड़ा पागलपन हो गया। ओजेम्पिक फॉर कॉस्मेटिक तो अलग ही हो गया। सी आप ब्रेन को ऑल्टर कर रहे हो फॉर नथिंग। एब्सोल्युटली। एंड स्टैटिस्टिक्स अभी तक जो आए हैं शो दैट जिस दिन आप गोली बंद करोगे उसके बाद सारा दिन वो सेम लाइक द शेक्स, वो जो मील रिप्लेसर शेक्स है, एक फेमस कंपनी है, उसके आप दोगे, जिस दिन आप शेक बंद करोगे उस दिन से वजन आना चालू। बिकॉज आपका रिलेशनशिप बदला नहीं ना फूड के साथ। मैंने 25% जो कहा वो अभी तक आपका सैलेड और सब्जी आया नहीं है प्लेट पे। आपने बस भूख को मार के बैठ गए फाइबर खा खा के डब्बों में से। उससे अच्छा, एंड आई थिंक लोगों में ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सब प्रोटीन शेक्स एक समान है। प्रोटीन शेक में 3 तरीके के आते हैं। फर्स्ट इज द मील रिप्लेसमेंट शेक, जो हम देते हैं खाने के इंस्टेड ऑफ बदले में। सो आपको लंच नहीं देना है, डिनर नहीं देना है, तो आप ये शेक पियो। इसमें फाइबर है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन थोड़ा सा है, बैलेंस में। आपका एक मील जैसे हो जाता है, डंप हो जाते हो, और उसमें कैलोरी 70, 80, 100 ही होता है। Correct. तो जो आप 600 खाने वाले थे 100, ये हो गया एक मील रिप्लेसर। सेकंड है एक्चुअल प्योर प्रोटीन शेक, जिसमें 25-30 ग्राम्स प्रोटीन है इन अ 30-40 ग्राम सर्विंग। ये एक्चुअल सप्लीमेंट है, ये कुछ रिप्लेस नहीं कर रहा है। Correct. और तीसरा है एक ब्लेंड, जिसमें आधा प्रोटीन आधा कार्ब। ये होता है एंड्योरेंस स्पोर्ट के लिए, जो रनर साइक्लिस्ट है Correct. वो इतना खा नहीं पाते जो मैं लेता हूँ। मैं ये वाला लेता हूँ जो ब्लेंड है, Correct. जिससे मेरे मसल्स को भी एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, और मेरे मसल्स को प्रोटीन भी मिलता है रिपेयर के लिए। तो आपके हिसाब से आप जो एथलीट हो, यू हैव टू चूज योर प्रोटीन। ये सबको प्रोटीन एक समान नहीं है। एब्सोल्युटली, आई थिंक सो ट्रू। और जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, जिम भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया, डाइट भी कर लिया, इमोशनल कंट्रोल, स्लीप, सब कुछ कर लिया, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, उनको आप क्या सलाह देंगे? व्हाट शुड दे डू? सी मैं उनको बोलता हूँ कि खुश हो जाओ। अभी सपोज मैं कहूँ कि मुझे गोरा बनना है, मैं कितने भी थेरेपी कर लूँ, मेरा जेनेटिक जो डीएनए वायरिंग है, मेरा रंग ऐसे ही रहने वाला है। फिर मैं थोड़ा धूप में ज़्यादा जाऊँगा तो थोड़ा और डार्क हो जाएगा, मैं थोड़े दिन अंदर बैठूंगा थोड़ा लाइट हो जाए, बट आई एम नेवर गोइंग टू बिकम क्लासिकली फेयर। सो एट सम लेवल आपको जो मिला है, आपने को जो इंटेलिजेंस मिला है, आपको थोड़ा परसेप्शन एबिलिटी, रिलेशनशिप्स है, इतने सारे चीज़ है लाइफ में एंजॉय करने को। ये छोड़ के आप सारा दिन वजन ही चेक कर रहे हो। करेक्ट। आई थिंक यू हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। ये स्टूपिड चीज़ है। वजन ऐसा नहीं है कि सब सक्सेसफुल लोग दुनिया में का वजन सब हल्का ही है। करेक्ट। ऐसे थोड़ी लिखा है। अभी वैसे आमिर खान है, सचिन तेंदुलकर, सबका हाइट 5'2" है, सारा सुनील गावस्कर है 5 फुट, सारा दिन वो अपना हाइट ही चेक करते रहेंगे तो लाइफ में करेंगे क्या? सो जब तक आपका फैट % ज़्यादा नहीं है, आपको आपका वजन का टेंशन नहीं लेना चाहिए। इवन एट 100 kgs अगर आपका फैट % 20 के आसपास है, आपको वजन चेक करना। मैं कितने पेशेंट्स को बोलता हूँ वेइंग स्केल फेंक दो घर से, आईने के सामने खड़े हो जाओ। अगर आप आईने के सामने ठीक दिख रहे हो, आपका काम हो गया। करेक्ट। यहाँ पर एक सवाल आएगा कि फैट % चेक करने के लिए तो मशीन चाहिए, पर अगर वो नहीं है तो आपने एक मिरर का एग्जांपल दिया, उसके अलावा कुछ है? या मिरर में क्या देखे? जैसे कुछ 2 चीजें देखे। एक है मिरर के सामने आपका शेप, जनरली एक हाथ 2 टी-शर्ट साइज कॉलेज से बढ़ना चाहिए। ये नॉर्मल फिजिकल फिजियोलॉजिकल वेट गेन है जो 10-20 साल में आदमी का। अभी मेरा टी-शर्ट साइज M था कॉलेज में, अभी L आ गया है, तो ठीक है, ये XL हो गया, तो आई एम नाउ स्टार्टिंग टू एक्सपांड, तो वो थोड़ा L तक रहे। सेकंड इज आपका टोन, स्किन का टोन, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इज ब्लैक मार्क्स।
हम बहुत सारे पेशेंट में ब्लैक मार्क देखते हैं नेक पे, स्टमक पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन इसको एकांथोसिस कहते हैं। ये बहुत डेंजर, स्पेशली बच्चों में मैंने बहुत देखे, पूरा स्किन काला पड़ जाए, और ये थोड़ा सा ज़्यादा दूध पीने से हो गया है, क्योंकि लोगों को दूध का एडिक्शन है। वो खाना भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, मीठा भी खाते हैं, और जब बंद करने को पहले मैं शक्कर बंद कर रहा हूँ, प्रॉब्लम शक्कर नहीं है, वो लैक्टोज भी जा रहा है ना इतना सारा। और ये पूरा हाइट बढ़ा हुआ बच्चा है, 18, 19, 20 साल का, ये 10-12 साल का नहीं है, ये और ऐसे नहीं बढ़ रहा है, ये अभी धीरे ऐसे बढ़ रहा है। सो आप दूध को कम कर देना, अपने आप ये काले मार्क्स। अच्छा, और जनरली जिनको वजन कम करना है उनको आप दूध बंद करने हम को दूध कहते 3 हैं? महीने के लिए कम कर देते हैं। एक 50 ml से कम कर दिया तो बेटर होता है। चाय में थोड़ा सा पी लिया ठीक है, अदरवाइज गॉट इट। एंड ग्लूटेन यानी गेहूं? ग्लूटेन तो हम बचपन से खा रहे So हैं। that अगेन is- डोसेज इज पॉइजन। सबसे क्रिटिकल शब्द हर एक चीज में होता है डोसेज। आपके वजन के हिसाब से आप कितना रोटी खा रहे हो, 2 रोटी 4 रोटी से किसको तकलीफ हुई है? करेक्ट। आप रोटी खा के एक्टिविटी क्या कर रहे हो वो कोई नहीं पूछ रहा है, बस ग्लूटेन 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 सारा दिन कर। क्या डोसेज है ग्लूटेन का 2 रोटी में? रात को राइस खा लिया, दोपहर को रोटी खा लिया, कितना ग्लूटेन? सुबह एक हाथ ब्रेड खा लिया, यू आर वेल बिलो। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ, चैट जीपीटी खोलो और कोई भी आइटम जिससे आप परेशान हो उसका पहले टाइप करो, ये इसका टॉक्सिक डोज क्या है। कॉफ़ी का टॉक्सिक डोज क्या है, शुगर का टॉक्सिक डोज क्या है, जस्ट रीड, आपको समझ में आएगा। आप उसके नज़दीक भी नहीं हो। करेक्ट। रही बात एलर्जी की, अभी आजकल नया कल्चर अब्रॉड से आ रहा है, आई एम एलर्जिक टू दिस, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट। बचपन से पीते आ रहे हो, ट्रू। 50 उम्र तक कोई इंटॉलरेंस नहीं था, सडनली अमेरिका पहुंच गया एंड इंटॉलरेंस चालू हो गया। क्यों? क्योंकि लैब रिपोर्ट में लिखा है। ये फनी सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म कल्चर चालू हो कि मेरा डाइट, करेक्ट। मेरे, अरे भाई डिप्रेशन भी वैसा ही है। आज लोग खुद को बोल रहे हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन को लोग डिप्रेशन कहने लगे हैं, व्हिच इज थोड़ा correct. एक्सट्रीम जजमेंट हो गया वो। Correct. कि हम 365 दिन तो मोटिवेटेड रह नहीं सकते, और कभी कभी फेलियर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सबको हमने डिप्रेशन के एक बकेट में डाल दिया है, व्हिच इज नॉट ट्रू। और 3 दिन महीने में सबके ऑफ चलते ही है, नेगेटिव या आई एम नॉट गुड इनफ वाला फेज रहता है। Correct. हम इसके, मेरी वाइफ कहती है बच्चों को, इससे दूर रहो, इसका वो टाइम ऑफ द मंथ है, दूर रहो इससे, कि पीरियड्स चलते हैं, वो कहती है इससे दूर रहो, बिकॉज वो 3 दिन ऐसे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, होता है, सबके साथ होता है, बिकॉज आप कुछ, हमको रेस किया था कि वी कैन गेट एनीथिंग वी वांट, एंड समटाइम्स व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, फिर वो घर आके लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, तो वो 3 दिन लगता है प्रोसेस करने की, यार मेरे नसीब में नहीं था यार, छोड़ आगे बढ़े। राइट। एट दिस पॉइंट आई थिंक मल्हार जी, आप ज़रूर बताइए कि आपका जो आई जस्ट गॉट टू नो जस्ट बिफोर द पॉडकास्ट कि कुछ फ्रैक्चर्स हुए हैं, कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें बॉडी में कुछ तो आपने एक्सपीरियंस किया है। व्हाट इज़ दैट, और उसके बाद अभी की स्टोरी क्या है? ये लोग टिपिकली कहते हैं ना, मैं इंसुलिन डेफिशिएंट हूँ, ये हो, तो मैं कहता हूँ मैं लक डेफिशिएंट हूँ। मेरे को बचपन से फिजिकल लक नहीं रहा है। ये मैं 6 साल का था, रास्ता क्रॉस कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा, गाड़ी ने आके ठोक दी, तो मेरे 3-4 हड्डियाँ टूट गई, ये 3 उंगलियाँ चले गए, और देन दे हैड टू बी स्टिच बैक एंड टेंडन्स एंड ऐसे ऐसे। मेरा लक इतना खराब था कि हर साल आफ्टर दैट मेरा एक हड्डी टूटा है, हर साल। Really? और एक हड्डी तो 4-4 बार टूटे, और ये अलग इंसिडेंसेस है। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हड्डी टूटने से नहीं होता था, क्योंकि वो एक गोली खाने से, प्लास्टर लगाने से ठीक हो जाता था। फ्रस्ट्रेशन रिकवरी पीरियड से लगता था, क्योंकि 6 हफ्ते फिर से आप स्कूल में वही बैंडेज लेके बच्चे खेल रहे हो और आप बैठे हो, तो मेरे में और एडल्टहुड में तो और भी फ्रस्ट्रेशन होने लगा। करेक्ट। मैं इतने ट्रैक्स पे जाता था, माउंटेन से नीचे उतरते, हम 12 जने, मुझे आके एक बी स्टिंग होता था, बी स्टिंग से मसल क्रैम्प हो जाता, क्रैम्प से मसल टेयर होता था, फिर से 6 हफ्ते। तो ये जो पेन की मुझे आदत हो गई थी, एंड आई थिंक 6 years बैक मैं गाड़ी चला रहा था, घर पे आ रहा था, अचानक मुझे जर्क लग गया और स्पाइन फ्रैक्चर हो गया, तो मैं व्हीलचेयर में था, पैरालिसिस हो गया था। अभी वो टाइम पे मैं आयरनमैन करता था, तो इतना सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग है, मेरा बॉडी अल्ट्रा फिट होने के कारण रिकवरी बहुत फास्ट हो गया। बट मेरा आई मीन दिस इज जस्ट फिलोसॉफिकल, बट मेरे स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप पे एक दिन एक ऐसे डाला कि ये पहली बार है, क्योंकि मुझे 1 साल लगा व्हीलचेयर से खड़ा होने को, तो मैंने ग्रुप पे डाला कि मैं परेशान हो गया हूँ, ये पहली बार है वेयर आई हैव लॉस्ट फेथ इन ये इंजरी से मैं परेशान हो गया हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने लिखा, क्या रिकवरी से भी परेशान हो गया है क्या? इंजरी होते रहते हैं, पर तू रिकवर होता है हर बार, उसका तुझे एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। नहीं, व्हाई आर यू रिकवरिंग ऑल्सो?
कितने सारे लोग हैं जो Correct. तभी मुझे झटका लगा कि यार मैं ये उल्टा देख रहा हूँ हाँ, कि इंजरी तो सबको होती रहेगी पर मैं रिकवर हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरे नसीब में रिकवरी भी है. सो आई absolutely. स्टार्टेड लुकिंग एट इट उल्टा कि यार छोड़ मैं रिकवर हो जाऊंगा. और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं. Correct, बट correct. ये थोड़ा इरिटेटिंग चीज़ है, हाँ. यू नो, बहुत ज़्यादा हुआ है, लाइक आउट ऑफ नहीं, कंट्रोल. बट फिर भी आप जिस तरह से उसे कॉन्कर किए हैं, दैट इटसेल्फ इज अ देखो ये कोई किसी का प्लान है ये नहीं होता हाँ. कि इंजरी होके रिकवर होके लोगों को इंस्पायर करो. ये किसी Correct. का प्लान ए नहीं है. प्लान ए होता है स्मूथ लाइफ होना चाहिए, मुझे जो चाहिए वो करो. हम्म. ये एक प्लान सी भी नहीं है. बट ये डिफ़ॉल्ट होता है. करेक्ट, करेक्ट. डिफ़ॉल्ट. एक दिन मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपने दूर के एक ज़मीन में वहाँ जाके बैठ गया और सब फ़ोन वोन बंद कर दिया. तो मुझे बस बीवी से थोड़ा तान तनाव हो गया था पेन के कारण. मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था. 1500 कॉम्बी फ्लम खाए थे वो 2 साल में. तो मैं पूरा फ्रस्ट्रेट होके मैं एक दिन, और झगड़ा कुछ तो छोटी सी चीज़ पे हो गई. हाँ. और आदमी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, मैं भाग गया. करेक्ट. तो ये सबको टेंशन आ गया, ये कहाँ गया, फ़ोन ऑफ. डैडी का फ़ोन आया 11 बजे सुबह. तो मैंने जस्ट एक सेकेंड के लिए फ़ोन ऑन किया. 30 मिस्ड कॉल्स. तो उसमें से एक ही डैडी का था. बीवी से मुझे बात नहीं करना था. तो मैंने डैडी को फ़ोन किया. बोला वेर यू. तो मैंने कहा मैं इधर आके बैठा हूँ. हाँ. तो वहाँ क्या कर रहा है. बोला कोई समझता नहीं, मेरे को इतना बीत रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो डैडी में ठीक है, उधर जाके क्या सॉल्व हो रहा है. तो मैंने कहा मुझे किसी से बात नहीं करनी. और डैडी ने कहा ठीक है. फिर वो शांति हुई 2 मिनट. उन्होंने कहा आर यू सेफ. मैंने कहा आई एम सेफ. हु ड्रोव द कार. मैंने ड्राइव किया. ही सेड ठीक है, अभी तेरे पास 2 ऑप्शन है. एक तू गाड़ी चला के इधर आ क्वाइटली हमको लाइव कॉल पे. सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं उधर आके तेरे को बेल्ट से मारूंगा और जो बाकी हड्डी बचे हैं ना वो उसे भी भी मैं तोड़ तोड़ दूंगा. क्योंकि जब आप एक पेरेंट बनते हो या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, एक एडल्ट हो, कंपनी चलाते हो, ये सब करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये डील करने के लिए तरीके हैं दुनिया में. थेरेपिस्ट लाओ, साइकेट्रिस्ट लाओ, ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, सॉल्यूशन ढूंढो. पर ये जो नौटंकी तू करके बैठा ना कि मैं किसी से बात छूट जाऊंगा, इसके लिए मैं हड्डी और तोड़ने वाला और गोलियां. मैंने कभी जिंदगी में डैडी ने ऐसे बात नहीं की थी. पर बोले मैं बाप के सर पे एक बार तुझे बोल रहा हूँ चांटा लगा दूंगा. मैं चुपके से घर पे आया और मैं 40 उम्र का था. आई वाज नॉट अ चाइल्ड. ओह वाओ. बट इट आई नीडेड टू हियर दैट. सी कभी कभी कोई और ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. मैं ड्रामा कर रहा था, देयर वाज नो डाउट. बट हाँ. पेन इज पेन. Absolutely. आदमी क्रॉनिक पेन से कैसे डील करता है, कोई साइंस नहीं है. ओके इट्स नो बट बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी आपने नहीं, बताई. it is और not intentional. पेरेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये लर्निंग कि कभी कभी अपने बच्चे को अरे बेटा थोड़ा सा डिप्रेशन वाला फीलिंग भी आ जाए, उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी और प्यार दे देना भी उसका कंफर्ट बन जाता है डिप्रेशन. आजकल के should पेरेंट्स not तो do स्कूल में टीचर्स को हाथ उठाना. मैं हमारे बच्चों को, मैं टीचर को आके बोला था 2 चांटे क्यों नहीं मारते इनको. तो टीचर बोली आप अकेले पेरेंट हो जो ऐसे बोल रहे हो 2 चांटे, बाकी सब पेरेंट्स आके हमने आवाज भी ऊंचा किया तो भी तो झगड़ते हैं. कोर्ट केस करेंगे, ये करेंगे, हमने फीस भरे. अरे यार हाइपर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द नंबर 1 स्किल. वी हैव टू लर्न टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट. यार ऐसा थोड़ी होता है. वेरी ट्रू. आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन इतना अलग- इंटरेस्टिंग अलग दिशा में तो जा रहा है, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ और हर एक किस्म की हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ जुड़ी मेरा हुई है. फेवरेट कहावत हर ओबेस पेशेंट को एक ही लाइन से कंसल्ट शुरू होता है. ओबेसिटी इज नॉट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज व्हाट इज ईटिंग यू. So उसको true. हिंदी में कहेंगे तो ओबेसिटी ये नहीं होता कि आप क्या खा रहे हो जिसके कारण आपका वजन बढ़ा है. आपको क्या खा रहा है जिसके कारण आप वजन का. तो ये Bang on. कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में कीड़ा बैठा है. बिल्कुल. तो जब तक हम उस चीज़ की बात नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ दुनियादारी की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं. ये सब ये क्रोसिन वाली बातें हैं. जी. बुखार आया है, पैरासीटामोल ले लो, जाओ घर पे. पर जब तक हम ये नहीं ढूंढने कि ये बुखार आ रहा कहाँ से है, एग्जैक्टली. तब तक पर ये एक्स्ट्रा सवाल पूछने को आज की तारीख में किसी के पास टाइम नहीं है. Time नहीं और ना किसी को बताने का टाइम है. सब मेरे Very को true. क्रोसिन दे दो. सो गलती पेशेंट और डॉक्टर दोनों की है, सिर्फ डॉक्टर की नहीं है. डॉक्टर के पास भी 60 पेशेंट बैठे हैं. पर लाइक मेरे डैड ने कहा ना, थेरेपिस्ट के पास जाओ, उसके पास है टाइम सुनने को. एग्जैक्टली. पर आप वो नहीं करोगे क्योंकि सोशल स्टिग्मा है. बट आपने प्राइवेट लेवल पे करो ना. नहीं, मैंने आपको पहले जो बताया था कि 1350 हेल्थ कोचेस को मैंने तैयार किया, तो वो सभी कोचेस एक ही काम करते हैं. मैंने उनको यही सिखाया है कि आप जब 45 मिनट एवरी
वीक मिलते हो उनको, तब आप उनको सिर्फ डाइट एक्सरसाइज को लेकर ही कोच नहीं कर रहे हो, आप उनके लाइफ में जो एक हफ्ते में जो हुआ ना, वो जब वो शेयर करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं वेट लॉस उसी में भी हो जाता है, क्योंकि वो भार यहाँ से जब कम हुआ ना, तो यहाँ से बॉडी भी अपना भार छोड़ना शुरू कर देगा, फैट लॉस सही तरह से हो जाएगा। हर पेशेंट को कहता हूँ यहाँ 20 किलो है यस, और यहाँ 20 किलो है, ज्यादा तो इधर ही भरा है कानों के बीच में। एग्जैक्टली। पर वो आदमी जमा कर लेता है क्योंकि सुन सुन के चर्बी यही जरूरत पड़ती है दुनिया से। मैं बोलता हूँ यहाँ चर्बी हटाओ, मसल लगाओ, मसल आराम से हैंडल कर लेगा वो सब। जो ज्ञान रहता है ना दुनिया से कि मुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान को ब्लॉक करने को चर्बी लगा देते लोग यहाँ। मल्हार जी, अकॉर्डिंग टू यू, हेल्थ कोचेस या ऐसे जो आपने थेरेपिस्ट भी कहा, या ऐसे लोग जो सुनते हैं, जो सही सवाल पूछते हैं, जो बात करते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा वक्त देकर क्लाइंट को समझते हैं, ना कि एक रोबोट को समझते हैं, वो कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में, व्हेन यू हैव सो मैनी डॉक्टर्स, सो मैनी डाइटिशियन, सो मैनी जिम्स? आई थिंक हाई परफॉर्मेंस अगर चाहिए सबको आजकल वही चाहिए, दे वांट टू बी हाई परफॉर्मिंग एज अ मदर, एज अ फादर, हर रोल में हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए। तो हेल्थ के मामले में बेस्ट है कि आप ज़्यादा डिसीजन मेकिंग मत करो, आप किसी और को दे दो। आप जितने कम डिसीजन लोगे ना दिन में, उतना आपका लाइफ स्मूथ होते जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि मैं क्या, अभी कटरीना कैफ है या करीना कपूर, ये अपने डिसीजंस नहीं करते, करेक्ट, दे लेट इट बी विद द प्रोफेशनल। क्योंकि प्रोफेशनल क्या देखता है, आज का सोडियम मिला क्या, आज का B12 मिला, वो अपना कैलकुलेशंस करके दे देते हैं। वैसे ही आप अपने लेवल के हेल्थ कोच के साथ काम करो। प्रॉब्लम है जब आप उनको गलत सवाल पूछते हो। गलत सवाल क्या है, मैं वेट लॉस कैसे करूं, फिर उसके हाथ बन जाते हैं। वो सीखा इतनी चीज है पर वो बोल नहीं सकता क्योंकि आपने हाथ बांध दिए ना कि पहला मेरा वेट लॉस करके दिखाओ फिर हम बात कर। जिम ट्रेनर को पहले मेरे को 50 पुशअप कराओ, ये आप गलत सवाल ही पूछ रहे हो। सो मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप डिसाइड मत करो मैं क्या करूंगा आपके लिए, ना मेरे नॉलेज टेस्ट करने को आए हो इधर। आप यहाँ आए हो सिर्फ ये देखने की ये जर्नी में आप कितना बेस्ट बन सकते हो। गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, स्टॉप ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी। ये वसूली वाला चीज नहीं है। ये मैं सीखा न्यूजीलैंड में मेरे MS के टाइम। मेरा गाइड लेजेंड था। जब मैं पहले दिन उतरा मैं बार बार उसको सवाल पूछता था क्योंकि इट इज द इंडियन वे। वी थिंक कि सवाल पूछने से जवाब मिलने से क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट। उसने मुझे एक दिन ब्रेकफास्ट पे बुलाया और बिठाया और उसने कहा, मल्हार आप यहाँ एडमिशन फीस नहीं भरे हैं मेरा नॉलेज टेस्ट करने के लिए, आप यहाँ फीस भरे हैं सवाल बराबर फ्रेम करने के लिए और लाइब्रेरी में जाके जवाब ढूंढने के लिए। मेरा काम है आपको सवाल बनाने में, क्योंकि आप जो जिंदगी से जवाब ढूंढ रहे हो वो सवाल पे डिपेंड है कि आप क्या पूछते हो, पर आप सवाल ही गलत लेके आए हो क्योंकि कॉपी पेस्ट वाले सवाल है। आप पहले सवाल सुधरो, जवाब अपने आप आ जाएंगे। प्रोफेशनल्स आ जाते हैं बट हमें नहीं आता ना इंडिया में। वी आर ओनली टॉट कि ये क्वेश्चंस अब मिलते थे ना टेक्स्ट बुक में, हाँ, इनके जवाब ढूंढो, मैच बस करो। बस। बट जिस दिन इसके बाहर निकलेंगे ना इतनी दुनिया सुधर जाती है। यू नो एज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, इलॉन मस्क वैसा मेरा काफी एक रोल मॉडल है। वो हमेशा बोलता है, लोग उसको पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो क्या बोलता है, लाइफ इज अबाउट द क्वेश्चंस यू आस्क। आप जो सवाल पूछोगे लाइफ में वो आपको जवाब मिलते जाएंगे। एग्जैक्टली। पर सवाल ही गलत पूछोगे, व्यवहारिक जवाब मिले, हर चीज में व्यवहारिक। हाँ। मुझे क्या मिलेगा, कितना फास्ट मिलेगा, फिर मेरा क्या होगा। So true. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक अपना आई थिंक सोशियोलॉजिकली इंडियंस यू नो थोड़ा जितना इवॉल्व हो जाएंगे अगले 5-6 साल में, तो ये वेट लॉस के भी फील्ड में हेल्थ कोच रखो पर उनको अपना काम करने दो। आप इंटरव्यू, मैं ये लाइफस्टाइल मेडिसिन में बहुत कॉमेडी चीज देखता हूँ। लोग हमारे सामने आते हैं, ऐसा एक प्लान रखते हैं, हाँ। मैं ये कर रहा हूँ, आप इधर साइन करो, ये बराबर है। मैं ये खा रहा हूँ, 2 बादाम 4 बादाम, हाँ। आप इधर साइन करो, ये बराबर है। मतलब फिर मैं नोटरी थोड़ी हूँ, मैं जाऊँ घर पे सो जाऊँ और पैसे भी लो, पर आप अग्री, ताकि मैं सबको जाके बताऊँ मैं सही कर रहा हूँ। इट्स फनी। आई थिंक मल्हार जी बहुत मज़ा आ रहा है, इस मज़े को और बढ़ाते हैं। आई हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, तो क्विकली आप उसका अगर जवाब एक लाइन या एक वर्ड में देना चाहे। आई नो बहुत ट्रिकी होता है बिकॉज यू नो न्यूट्रिशन हेल्थ में हमेशा एक जवाब होता है इट डिपेंड्स, बट फिर भी जनरली जो जवाब आता है आईड लव फॉर यू टू गिव मी एन आंसर। सो पहला सवाल है कि अगर नंबर 1 फूड आपको किसी को बोलना हो अदर देन ऑयल जो वेट लॉस के लिए अवॉइड करना चाहिए, तो वो कौन सा होगा अदर देन ऑयल? मिल्क। ओके।
बेली फैट को लेकर सबसे बड़ा मिथ? कि ये जिम में कम होगा। बेली फैट को दूर करने का नंबर 1 तरीका? फास्टिंग एंड स्ट्रेस रिडक्शन। लवली। अगर आप कोई एक डाइट ट्रेंड को हमेशा के लिए बैन कर सकते तो वो क्या होगा? फ्रैंकली मैं अगेन ये एज ग्रुप में डिवाइडेड है, हायर एज ग्रुप, लोअर एज ग्रुप। हायर एज ग्रुप्स में कीटो मींस आफ्टर 40। आफ्टर 40 ओके, नहीं लेना चाहिए। नहीं, ओके। वेट लॉस में ज्यादा क्या पावरफुल है, डाइट और एक्सरसाइज? वेट, डाइट डिसाइड्स वेट, एक्सरसाइज डिसाइड्स शेप। सीधी सी बात। परफेक्ट। बेस्ट टाइम डिनर लेने का कौन सा है? अगेन बॉडी टाइप डिपेंडेंट है, बट जिनको वेट लॉस करना है जल्दी, जिनको वेट गेन करना है लेट। ओके। एक डेली हैबिट जो साइलेंटली लोगों को मोटा बना रही है? मैं उसका नाम ZSKB रखा है, ज़्यादा सोचने की बीमारी। ओवर थिंकिंग। बस। लवली। क्या हर रोज अपने आप को वेइंग स्केल पे लाना, चेक करना वजन अच्छा है या बुरा? आई थिंक आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वंस अ मंथ इज ओके। ओके। मैं तो सालों में भी नहीं चेक करता, मैं मिरर चेक करता हूँ, गॉट वेट इट। नहीं। और वो कितनी बार चेक करना चाहिए मिरर? वो तो रोज ही चेक रोज करना चाहिए। ओके। एक बार तो देखेंगे मिरर में रोज। करेक्ट। क्रेविंग्स जब हो तो कौन सा गो टू स्नैक हेल्दी होगा? अगर नमकीन जो नमक का क्रेविंग है विच इज सॉल्टेड, तो नींबू पानी पीना चाहिए। उससे नमक और नींबू मिल गया तो पूरा नमकीन के ब्रांड्स हट जाएंगे, बिकॉज बेसिकली बॉडी को चाहिए सॉल्ट, आपने दिया नमकीन, तो नमक नींबू पानी में डाल के बंद हो जाएगा। वाह, लवली। कोई एक बुक है जो आप रेकमेंड करेंगे ओबेसिटी के ऊपर जो पढ़नी चाहिए? नॉट रियली। मैं Not चाहता हूँ लोग ना पढ़े प्लीज। प्रोफेशनल्स को जिन्होंने 10-10 साल पढ़े हैं उनको उनका काम करने दो। परफेक्ट। ठीक है। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? दोनों का असर पूरा अलग है। ओके। हाँ, सो इट्स लाइक लेफ्ट ईयर राइट ईयर। कार्डियो इज फॉर कार्डियो। गॉट इट। घी यस और नो? यस, घी इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो कोई मॉर्निंग रिचुअल आप सजेस्ट करेंगे फॉर वेट लॉस? आइडियल रूटीन? मैं हमेशा सेज करता हूँ कि देखो, ब्लैक कॉफ़ी स्टेटिस्टिकली दिखाता है, चाय भी है, दोनों में कैफीन है, दोनों में फैट मेटाबॉलिज्म ट्रिगर होता है, तो जो स्टिमुलेंट चाहिए, पर हम स्मूदी सजेस्ट करते हैं एक्चुअली। फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज पे हम स्मूदी सजेस्ट, और हमने मिराक्युलस रिजल्ट देखे हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन फुल है। तो यूट्यूब वीडियो भी है, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज स्मूदी, सब हरी सब्जियां डालना है मिक्सर में, स्मूदी पीना है, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। स्मूदी पीना और दूध बंद करना, मैजिक। मैजिक। वाओ। डायबिटीज एंड ओबेसिटी दोनों के लिए। लवली। अगर आपको स्लीप और एक्सरसाइज में से एक को पिक करना हो फॉर वेट लॉस तो वो क्या होगा? स्लीप। स्लीप। लवली। इंटरमिटेंट फास्टिंग सस्टेनेबल और डेंजरस? आई थिंक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है जो है, ठीक है, डिसिप्लिन आ जाएगा, पर इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। बस न्यूट्रिशन कहाँ है उसमें, तो इनकम्प्लीट है। शुगर और मैदा ज्यादा खराब कौन सा है? आई डोंट थिंक डोसेज इज पॉइजन, नाइदर आर बैड। गॉट, आई लाइक दैट। मतलब कोई फूड गुड और बैड की कैटेगरी में नहीं है, डोजेज डिपेंड करेगा। लवली। क्या आप ओवरवेट भी हो सकते हैं और हेल्दी भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम? यस, ओवरवेट कॉन्सेप्ट ही गलत है, बिकॉज आपका बॉडी वेट प्री डेस्टिन्ड है, ओवर फैट इज अनहेल्दी। परफेक्ट। कहाँ पे है वेट वो डिसाइड करता है वो अनहेल्दी है कि नहीं। पेट में है, बैक पे है, सो एक्टोपिक फैट जो हम कहते हैं आउटसाइड द मसल इज अनहेल्दी, इनसाइड द मसल इज हेल्दी। ब्यूटिफुल। एक साइलेंट हैबिट जो आपको हमेशा फिट रखेगी? साइलेंट हैबिट, Silent आई थिंक habit. नेचर में जाना, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट नेचर में जाना। लवली। जब तक आपके पैर में वो हरा घास नहीं लगेगा ना, आप जिंदगी नहीं जी रहे हो हफ्ते के लेवल पे। आप पता नहीं क्या कुछ अलग ही भ्रम में जी रहे हो। जब वो घास, जो बचपन का जो वो मिट्टी है, बारिश है और वो हरा घास, उसके आगे कुछ जरूरत है ही नहीं। वेरी ट्रू। बट हफ्ते में एक दिन तो यू हैव टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी, और अकेले। फॉरेस्ट बेदिंग करके तो ये थेरेपी होती है दुनिया में, इको थेरेपी, ग्रीन थेरेपी जिसे कहा जाता है। लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, वही वो थोड़ा पहाड़ और ये देखने अपने गली में होता है ज़्यादा गली टाइम। में होता है। कुछ नहीं, आधा घंटा कोई भी सिटी में दूर चले जाओगे, ग्रीन ग्रास मिल जाता है, और जस्ट इफ यू जस्ट स्पेंड हाफ एन आवर देयर, आपका नेगेटिविटी पूरा पिघल जाता है।
बिकॉज एब्सोल्युटली। वो वहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है एंड इट्स ऑलराइट, फैंटास्टिक। सम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। सिर्फ ज़्यादा खाना और कम एक्सरसाइज करना ही ओबेसिटी का रीज़न होता है? इन फिजियोलॉजिकली ट्रू, यस ओके। आप ओबीस होते हुए भी हेल्दी रह सकते हो, यस ये हमने ऑलरेडी ओवरवेट यस, ओबिस इज फैट परसेंट, हम्म, सो फैट गलत है ही गॉट इट। ब्रेकफास्ट स्किप करना वेट लॉस में हेल्प करता है? नहीं। नो, अगेन न्यूट्रिशन कितना है वो डिपेंड है। ओके, फॉल्स। स्ट्रेस और पुअर स्लीप से वेट कम करना मुश्किल हो जाता है? यस 100%। ओके। सब कैलोरीज एक समान ही होती है? ये अगेन बॉडी टाइप और जेनेटिक्स डिपेंड है, पर इन अ वे बॉडी प्रोसेसिंग यस, मैं यस ही कहूँगा। ओके, ठीक है। लो फैट लिखा हुआ पैकेट वाला खाना हमेशा हेल्दी होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। डिटेल्स तो है ही। थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से आपका वजन कम करने में मुश्किल ही होगी? यस ट्रू है, पर थायराइड प्रॉब्लम आए क्योंकि वजन बढ़ा है। वजन वो मुर्गी अंडा कौन सा मुर्गी पहले अंडा। आया? ठीक है। ओबेसिटी लाइफ को 10 साल तक छोटा कर सकती है? नॉट नेसेसरली। फैट यस, वेट नहीं। अगेन मेरी कॉन्स्टेंटली हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। करेक्ट। वजन 100 किलो है तो भी 100 साल जियोगे, अगर फैट परसेंट 20 से कम है तो। गॉट इट। शहरों में ओबेसिटी गांवों से ज्यादा कॉमन है? ट्रू, ओके। इनकम भी ज़्यादा है ना। ओबेसिटी सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ के साथ इसका कोई लेना देना नहीं? फॉल्स। फॉल्स। हमने पर already अगेन बात मुर्गी कर ली। अंडा मेंटल हेल्थ के कारण ओबेसिटी आया कि ओबेसिटी के कारण मेंटल हेल्थ आया? करेक्ट, पहला करेक्ट। कौन सा आया? जो लोग सिर्फ डाइट से वेट लॉस करते हैं वो गलत कर रहे हैं? अगेन इनकम्प्लीट। हम्म, करना दोनों है, पर शुरुआत डाइट से करना है। ओके। ओबेसिटी जेनेटिक्स में आती है और उसका कुछ नहीं हो सकता? वेट गेन जेनेटिक्स में आती है, ओके, हाँ है, पर Okay. उसका ज़्यादातर लेवल कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, Yes, कुछ okay. नहीं कर सकते। एटलीस्ट मैं कहता हूँ 80% ऑफ ओबेसिटी इज जेनेटिक, 20% एनवायरनमेंट। तो वेट बढ़ना है तो बढ़ेगा, पर आप फैट बढ़ोगे या मसल बढ़ोगे वो आप आपके एनवायरनमेंट पे, आप एक्सरसाइज करोगे, डाइट करोगे, वो पे डिपेंड है। ओके। गर्म पानी पीने से फैट मेल्ट होगा? काश। सुबह सुबह नींबू पानी में हनी डालने से फैट मेल्ट होगा? फैट मेल्ट नहीं होगा, पर थोड़ा न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा, उसमें थोड़ा नमक भी डाल दो, अच्छा है। ओके। ग्रीन टी पीने से बिना एफर्ट वेट कम हो जाएगा? नहीं, हाँ वो बोलते हैं ना, पहाड़ पे जाके वो ग्रीन टी का लीफ तोड़ के आओ। हाँ, मैं कहती हूँ ग्रीन टी पीने से ग्रीन टी कम होगी, हाँ, वेट नहीं होगा। अगर आप पतले दिखते हो तो आप हेल्दी हो? नहीं, फैट परसेंट। ओके। ज़्यादा डाइटिंग करने से हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे? पहली बात, ये डाइट चीज़ होता क्या है? नॉर्मल खाना डाइट होता है कि जिससे मोटा बनता है वो नॉर्मल है? डाइट होता क्या है? करेक्ट। देयर इज नो डाइट। स्टारवेशन, मानो कोई भूखा रहता है उससे? कुछ नहीं होता है। एक आई थिंक साइकिल्स में करना है। जो डिस्टर्ब हो रहा है ज़्यादा खाने से, उनको तो नॉन थोड़ा कम खाने में डालना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि कम खाने से हार्मोन डिस्टर्ब होते, ज़्यादा खाने से हार्मोन डिस्टर्ब होते, वो नहीं पूछ रहा। हाँ, ट्रू। इंटरेस्टिंग। और आखिर में कोई ऐसा टिप या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहेंगे जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं? एनीथिंग? मैं हमेशा कहता हूँ कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अर्जेंसी, कि देर कोई कॉल टू एक्शन है ही नहीं। मेरा वजन बढ़ा है, ठीक है बढ़ा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए। और जीने की एक तमन्ना होती है, मैं पता है मुझे हिमालय जाना है, मैं पता है मुझे कुछ करना है, पर एक उत्साह जो होनी चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोविड के बाद भी ज़िंदगी 5 साल ही रह सकती है। और आई थिंक जब तक आप वो एक्नॉलेज नहीं करते हो कि लाइफ कितनी कम होती जा सकती है, तब तक आप में एक अर्जेंसी नहीं है कुछ करने का, नाम कमाना या जो भी है। आपको जो भी करना है अभी करना है। तो एक भ्रम में मत जीना, अभी बहुत टाइम है। ये जो, और जितना उम्र बढ़ते जाएगा उतना फैट लॉस करना मुश्किल होते जाता है, क्योंकि बीएमआर कम होते जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होते जाता है, चर्बी बढ़ते जाता है। करेक्ट। तो जितना जल्दी अपन अपने हाथ में, एंड इसका कॉल टू एक्शन जो मैंने कहा, इसका जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुझे वेट लॉस करना है, ये एक अंत नहीं है अपने आप में। ये वेट लॉस करके अगली दिशा मिलती है। अभी मैं जिंदगी में ये जो सीखा हूँ, मैं हेल्थ कोच बन जाऊंगी, चलो वो लाइन पे 5 साल निकल गए। हेल्थ कोच बनने के बाद मैं कंपनी खड़ी करूंगी, चलो उसमें और 5 साल निकल गए। सो अलग दरवाजे खुलते जाते हैं। पर आपने अगर वो पहला स्टेप ही नहीं किया तो आपके लाइफ में कहाँ आप जा सकते थे?
आप नहीं पहुंच जाओगे. सो मेरा हमेशा लोगों को कहता हूँ कि डिसीजन पैरालिसिस सबसे डेंजरस चीज़ है ओबेसिटी में. सबसे डेंजरस डिसीजन क्योंकि कोई अर्जेंट नहीं है ना. करेक्ट. ठीक है, वजन बड़ा है, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ तकलीफ नहीं है. और लोग हम लैब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ये भ्रम में मत जियो. तो यू शुड हैव दैट अर्जेंसी टू लूज इट. लवली. आई थिंक थैंक यू सो मच. मैं आपको कितना भी थैंक यू कहूँ कम है. आपने जो इंसाइट्स शेयर करे हैं और इतनी आसान भाषा में शेयर करे हैं, और आई थिंक हर उम्र, हर कंडीशन, हर फैक्टर को आपने कवर किया है. सो थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स के लिए. नहीं, आई एम इन ऑ ऑफ बोथ ऑफ यू. एंड मैं ये पहली बार रहती हूँ, मैं नॉर्मली इतना बोलता नहीं, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपके जर्नी से. एंड आई होप व्यूअर्स आपको भी फॉलो करके, हमारे जो कम्युनिटी है, आई थिंक दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू आल्सो. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आई एम श्योर वापस मिलना ज़रूर होगा. यस, 100%. थैंक यू. थैंक यू. इनक्रेडिबल. आई थिंक मुझे लगता है ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं ना, आपको एक मास्टर क्लास मिल चुका है फैट लॉस और सस्टेनेबल वेट लॉस को लेकर. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर इसमें से कोई भी एक टिप आपने फॉलो कर लिया, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. मुझे ज़रूर कमेंट में अभी लिख कर बताइए कि कौन सा नंबर 1 लर्निंग है जो आपको अच्छा लगा, कौन सी आहा बात लगी, कौन सा ऐसा इंसाइट लगा जो आप आज से फॉलो करने वाले हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन, क्योंकि हम और हमारी पूरी की पूरी टीम राह देखते हैं आपके कमेंट्स की. तो ज़रूर लिखिएगा, और क्या जानना चाहेंगे वो भी लिखिएगा. इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं. और ज़रूर सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना फिट भारत को अभी यूट्यूब पे, ताकि आप हर शनिवार शाम को 7 बजे ऐसे ही पॉडकास्ट को देख सके. Thank you so much for watching Holistic Health with शिवांगी देसाई, presented by RHN Supplements. नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.